नहीं जा रहा है, अब हेल्थ प्लान की तरफ जा रहा है। आज के डेट में अब हम लोगों को ये बताएंगे कि आप स्वस्थ कैसे रहेंगे, ये बड़ा जरूरी पार्ट है। और आज हमारे बीच जो व्यक्ति हैं, मैं आपको दिल से बताऊं, मैं उनकी इतनी इज्जत करता हूं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और इसलिए इज्जत करता हूं कि वो तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। उनके ब्लड में एक चीज छुपा हुआ है, दूसरे का हित और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये जो हेल्थ प्लान है, आप स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे, पूरे समाज को स्वस्थ रखेंगे। तो मैं आप लोगों के बीच अपने डायमंड, अपने बड़े भाई अमरीश सर को बुलाना चाहूंगा। अमरीश सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू मिथिलेश, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस हेल्थ सेशन में। और मुझे लगता है कि पूरे दिन का, ऑफिस का, लेडीज का, अपना घर का काम कंप्लीट करने के बाद इस समय आप लोग यहाँ कनेक्टेड हैं, तो इस समय का हम समुचित उपयोग करें। दोस्तों, मेरा नाम अमरीश कुमार है और मैं यहाँ गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर से आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। और मैं स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का इस हेल्थ सेशन के अंदर। कितने लोग हैं जो अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं, थोड़ा बताइए। वेरी गुड। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए रहने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो आज पहली बार हेल्थ सेशन में आए हैं और एज ए गेस्ट हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं जरूर चाहूंगा कि देखिए, ये हेल्थ सेशन थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा, क्योंकि सेहत की बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। वैसे तो सेहत हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है। हमारे यहाँ तो वेद वाक्य है, इसमें कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। कितने लोगों ने सुना है? राइट। तो जब सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ के एलिमेंट के बारे में बात हो रही है, तो थोड़ा समय उसको प्रॉपर तरीके से देना चाहिए। तो मैं डिटेल में आप लोगों के साथ आज बात करने जा रहा हूं, इसीलिए शुरू करने से पहले मैं सब लोगों को कहूंगा कि वो एक प्रॉपर पॉस्चर में, स्टेबल सिचुएशन में अपने आप को रखें। डिस्ट्रैक्शंस ना हो ज्यादा। कोशिश करें आपके हाथ में फोन नहीं हो, फोन किसी स्टेबल जगह पर आप रख दें, क्योंकि ये सेशन लगभग 1-1.25 घंटे से ज्यादा का होने वाला है। तो आप इतनी देर हाथ में फोन लेकर नहीं बैठ सकते हैं। इसका दूसरा रीजन ये है कि सब लोग अपने पास एक पेन और पेपर रखें, क्योंकि मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दूंगा, जो आपको ड्यूरिंग माय प्रेजेंटेशन बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा, उसको आप लिख के रखें। लिखने से दो फायदे होते हैं। एक तो जब आप लिखते हैं, आपका सुनने में ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, आप ज्यादा कंसंट्रेट करके सुनते हैं। नहीं तो फोन पे अटेंड करते हुए डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा आ जाते हैं। दूसरा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम किसी भी चीज को लिखते हैं तो वो हमारे ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा दिन तक रुकती है, ज्यादा दिन तक ठहरती है। गिरीश जी, आप अपना वॉइस चेक करिए। बाकी सबको मेरी वॉइस आ रही है ना? मेरा आवाज क्लियर है? गिरीश जी, आप एक बार क्विट करके दोबारा एंटर करिए, तो साउंड वाले ऑप्शन को ओके कीजिएगा तो हो जाएगा। तीसरा, लिखने का फायदा ये होता है कि जब हम उसको लिखते हैं ना, तो वो हमेशा हमारे पास सुरक्षित रहता है। तो कभी उसको दोबारा से आप रिवाइज कीजिए, अभ्यास में लेकर आइए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। थोड़ा मैं अपने बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने बताया, मेरा नाम अमरीश कुमार है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है मेरा कैरियर, क्योंकि मैंने अपनी एजुकेशन तो परस्यू की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं मैंने अपना एमसीए किया था बहुत पहले, 97, काफी समय हो गया, 97 आई वाज पास आउट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। बट अराउंड 99 2000 मेरे लाइफ में कुछ इस तरीके के इंसिडेंसेस हुए कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ डाइवर्ट हुआ। तो मैंने पैरेलली जो वेलनेस इंडस्ट्री है उसमें अपने आप को एजुकेट करना शुरू किया। और आज ऑलमोस्ट मोर देन 23-24 ईयर्स मुझे हो चुके हैं वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हुए। आई एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशिस्ट। और पिछले ऑलमोस्ट मोर देन 23 ईयर्स से मैं लोगों को हेल्प करता हूँ हेल्दी रहने के लिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बात आपके साथ, और उसको मैं एक स्लाइड शो के साथ शुरू करूंगा। बट मैं जानना चाहता हूँ उससे पहले, कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल पहली बार सेशन अटेंड कर रहे हैं? कैन दे रेज देयर हैंड? क्या वो अपना हाथ उठा सकते हैं? हाथ उठा के मुझे बता सकते हैं?
प्रियंका हैं हमारे साथ जो पहली बार हमारा हेल्थ सेशन, स्वागत है आपका प्रियंका। कुछ और लोग हैं, वीरेंद्र कुमार झा हैं, झा साहब स्वागत है आपका इस हेल्थ सेशन में। कुछ और लोग हैं जो पहली बार अगर कनेक्ट कर रहे हैं, कैन दे रेज देयर हैंड। आप डिजिटली भी अपना हाथ उठा सकते हैं, जो लोग हैं यहाँ पर वो डिजिटली भी दे कैन रेज देयर हैंड। ओके, नेहा हमारे साथ है, स्वागत है नेहा। अधिश्री, आप अपना कैमरा ऑन करके बैठिएगा। मिस्टर उपाध्याय, स्वागत है आपका। सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि अपना कैमरा जरूर ऑन करके बैठें, बिकॉज आफ्टर 10 मिनट मेरे जो को होस्ट हैं मनीष, वो उन लोगों को रिमूव कर देंगे जिनका कैमरा ऑफ रहेगा। वी आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस। हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अ टीवी शो। ये कोई टीवी शो नहीं है जो आप अपने घर में टीवी पर देख रहे हैं। आई एम पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स। मैं अपनी 22-23 साल की एजुकेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो इसलिए आप अपना कैमरा ऑन करके बैठेंगे और डायरी और पेन रखें। स्वागत है राहुल, वेरी गुड। हमारे साथ शिवानंद चौरसिया जी भी हैं। ओके, स्वागत है। ओके, जो भी लोग पहली बार हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ। लेट्स स्टार्ट, मैं बात शुरू करूंगा। सो व्हाट आई विल डू, मैं एक यहाँ पर स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उसके माध्यम से हम लोग बात करेंगे आपके साथ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, मिथिलेश मुझे हेल्प कीजिएगा, मेरा स्क्रीन विजिबल है सब लोगों को? ओके, अनम्यूट है आप, करिए मिथिलेश, आप अपने आप को अनम्यूट करके बताइए मुझे। बिल्कुल भैया। और स्क्रीन आगे मूव भी किया है? जी जी जी। ओके, तो स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों के साथ जो मैं पूछना चाहूंगा, जो लोग पहली बार आए हैं, कि व्हाट इज द गोल ऑफ द लाइफ, लाइफ का हमारे गोल क्या है। तो आप में से मैक्सिमम लोग इस बात पे एग्री करेंगे कि आप थोड़ा हाथ उठा के मुझे रिस्पॉन्स दे सकते हैं, मंजू पांडे जी, कि हम लाइफ में सफल होना चाहते हैं। कितने लोग सफल होना चाहते हैं? आई नेवर फाइंड आउट अ सिंगल गाय, सुप्रिया, जिन्होंने मेरे को बोला हो पिछले 22-23 साल में कि जी मैं सफल होना नहीं चाहता। सफलता एक ऐसी चीज है जो हम में से हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन अगर हम आज करंट सिनेरियो देखें तो हम देखते हैं कि पैसे को हम सक्सेस से ज्यादा कनेक्ट करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं ज्यादातर भी, जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास ज्यादा बड़ा घर है, जिसके पास ज्यादा बड़ी कार है, वो ज्यादा सफल है। सही बोल रहा हूँ या नहीं? कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे? लेकिन अगर आप देखेंगे कि पैसे से भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हेल्थ, है ना। अच्छा, मैं इसको एक ही एग्जांपल से यहाँ पे प्रूव कर सकता हूँ। आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है यहाँ पे जिसको 1 लाख रुपए दें और वो 2-3 बीमारियां भी लेना चाहेगा? कोई लेना चाहेगा? अच्छा, 10 लाख दें, एक डायबिटीज दे दें, एक कोई हार्ट प्रॉब्लम दे दें, कोई लेना चाहेगा 10-15 लाख रुपए में भी? यानी ये पक्की बात है कि हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी हेल्थ को दोस्तों। और आजकल मैं बोलता हूँ सुप्रिया कि हम लोग केवल सुनील हेल्दी नहीं रहना चाहते, हम लोग स्मार्ट भी लगना चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि जब आप 50 साल के हो जाएं तब भी लोग आपको कहें भाई ये 50 के हो गए पर ये लगते 35 के हैं? कितने लोग ऐसा चाहते हैं? तो हम थोड़ा स्मार्ट लगना चाहते हैं, यंग रहना चाहते हैं। लेडीज ज्यादा खुश होकर हाथ उठा रही हैं इस बात पे। ठीक है, स्वागत है आपका, मैं वो भी बताऊंगा आपको। चलिए, तो आज हम इन दो मेजर चीजों के बारे में सब लोगों के साथ बात करेंगे कि कैसे हम अपने आप को हेल्दी रखें और लंबे समय तक हम कैसे यंग रहें। चलिए, थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं कि लोग पहले ज्यादा हेल्दी होते थे या आजकल ज्यादा होते हैं। थोड़ा हाथ उठा के बताइए कि आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि लोग पहले ज्यादा हेल्दी होते थे। मैक्सिमम लोग। अब देखिए, बड़ी अचंभित करने वाली बात है कि लोग पहले आजकल हम देखें तो एवरेज एज लोगों का बढ़ गया है। शिवकांत तिवारी, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए अगर आप मीटिंग में कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो मैं बात कर रहा था कि मैक्सिमम लोग यही कहते हैं, जबकि मेडिकल फैसिलिटीज सुप्रिया बढ़ गई हैं, अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि जब हेल्थ की बात होती है, मंजू जी, तो लोग ये कहते हैं कि लोग पहले ज्यादा हेल्दी होते थे। तो व्हाई पीपल आर नॉट हेल्दी नाउडेज, इतनी मेडिकल फैसिलिटीज होने के बाद भी? तो थोड़ा सा समझते हैं। मैं कुछ कारणों को आप जानते हैं, बट मैं फिर भी दोबारा से एक बार रिवाइज करता हूँ। फूड एडल्ट्रेशन एक मेजर रीजन है। आज हम कोई भी चीज सुप्रिया जी लेके आते हैं बाजार से तो हमें ये डाउट होता है कि भाई पता नहीं नकली ना हो। कितने लोगों को ऐसा डाउट होता है? तो फूड एडल्ट्रेशन एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा, अगर हम देखें तो एक और बहुत बड़ा रीजन है जो भारत में ज्यादा चिंता वाली बात है, कि हमारे यहाँ फार्मिंग प्रैक्टिसेस के अंदर बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा
सिंथेटिक चीजों का इस्तेमाल होने लगा है आजकल, राइट। आप देखें यूरिया का, दवाइयों का बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा हम लोग स्प्रे करने लग गए हैं। और अगर मैं कुछ चीजों पे आपका ध्यान दिलाऊं तो आलसी हो गए हम लोग। कितने लोग एग्री करते हैं हम लोग आलसी हो गए हैं पहले से बहुत ज्यादा। और स्पेशली अभी लॉकडाउन में जब से वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है, तब से तो हमारा आलस जो है वो कई गुना ज्यादा जो है वो बढ़ गया है। आजकल तो मम्मियां जो हैं वो बच्चों को लेकर भी बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं इस चीज को, कि जब से बच्चे कंप्यूटर्स पे और लैपटॉप पे ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। अगर मैं कुछ और चीजों पे ध्यान दिलाऊं तो आप देखेंगे एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है। इनको हम भारतीय लोगों से ज्यादा कौन समझ सकता है, क्योंकि दुनिया के जो 30 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर हैं, यू वोंट बिलीव इट, उसमें से ऑलमोस्ट 20 जो है वो अकेले इंडिया में आते हैं। और अगर हम देखें तो कुछ और जो समस्याएं हैं मेजर, हमारी ईटिंग हैबिट्स, कितने पेरेंट्स हैं यहाँ पे जो अपने बच्चों की ईटिंग हैबिट्स को लेकर परेशान है। जंक फूड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। कुछ और चीजों पे अगर हम बात करें तो टेंशन में बहुत है हम लोग, स्ट्रेस में बहुत हैं, राइट। और उसका एक मेजर रीजन ये है कि हम लोगों ने अपनी फाइनेंशियल नीड्स बहुत बढ़ा ली हैं, जिसकी वजह से हम लोग स्ट्रेस में हैं। मैं कई बार इसको मजाक में भी कहता हूँ सुप्रिया, के पहले केवल हस्बैंड जॉब करता था तो वो टेंशन में रहता था। आजकल हस्बैंड एंड वाइफ दोनों करते हैं तो दोनों टेंशन में रहते हैं। कितने लोग एग्री करेंगे इस बात पे, है ना। कुछ और चीजों पे जाएं तो एंटीबायोटिक्स का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। दवाइयाँ, प्रियंका जी, बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं आजकल। और मैं बोलता हूँ भारतीय परिवेश में तो संध्या जी आप देखोगे हर घर में जो है वो एक दवाई का डिब्बा होता है ना। और छोटी मोटी बीमारी के लिए तो हम खुद ही दवाई खा लेते हैं। कितने लोग एग्री करेंगे। आप कभी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं और केवल 1 घंटे खड़े हो जाएं, तो आप देखोगे 1 घंटे में कम से कम 4-5 लोग तो ऐसे आ जाएंगे जो वहां पे मेडिकल स्टोर वाले को ही अपनी बीमारी के लक्षण बताकर दवाई ले लेते हैं। कितने लोगों ने ऐसा देखा है कभी ना कभी अपने जीवन में। तो यानी हम बहुत मिनिमम खर्चे में अपनी सेहत का काम चलाना चाहते हैं। कुछ और चीजों पे ध्यान दूं तो हम बहुत ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं आज की डेट में। और अगर एक चीज पे मैं और थोड़ा ध्यान दूं तो इम्यूनिटी जो है वो हमारी बहुत तेजी से वीक होती जा रही है। मुझे याद है मेरी अपने दादाजी से बात होती थी तो वो मुझे बताते थे उन्हें लाइफ में फीवर ही मुश्किल से 4-5 बार आया था। और आजकल कंडीशन ये है कि हमें साल में 4-5 बार फीवर आ जाता है। कितने लोग एग्री करेंगे इस बात। तो हमारी इम्यूनिटी बड़ी तेजी से वीक होती चली जा रही है। तो ये सारी जो चैलेंजेस हैं इनसे आज हम घिरे हुए हैं। लेकिन आप बोलेंगे अमरीश जी 8:30 बजे हम शाम को इकट्ठा हुए हैं तो नेगेटिव बात क्यों कर रहे हैं, हमें तो पॉजिटिव बात के लिए बुलाया था। तो चलिए बात को पॉजिटिव तरफ लेके जाते हैं कि इन सारी समस्याओं से घिरे होने के बावजूद हम अपने आप को हेल्दी कैसे रखें, क्या करें। तो देखिए पहली टिप जो मेरी है, आप लिख सकते हैं, इसको कहते हैं 4 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ। मैं ऐसे बोलता हूं कि हमारी सेहत की जो छत है वो 4 खंभों के ऊपर रखी हुई है, और हर खंबे को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी वो हमारी सेहत रूपी छत जो है वो सुव्यवस्थित रह पाएगी, स्ट्रॉन्ग रह पाएगी। देखिए इवन दो मैं वेलनेस इंडस्ट्री में हूं और प्योरली डाइटरी सप्लीमेंट के अंदर डील करता हूं, लेकिन मंजू जी मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि डाइटरी सप्लीमेंट लेने से, फूड सप्लीमेंट लेने से काफी वैल्यू एडिशन होगा आपकी सेहत के अंदर। लेकिन अगर आपको ऑप्टिमम हेल्थ चाहिए सुप्रिया, तो ये चारों पिलर को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब ये चारों पिलर पहले हमें जानने चाहिए कि क्या होते हैं। तो ये चारों पिलर मैंने आपके सामने यहाँ पर दिखाए आपको। इसमें एक पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है वो है लगभग 30 से 40 मिनट, 50 मिनट हमें फिजिकली एक्सरसाइज करनी चाहिए, राइट। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एडिक्वेंट रेस्ट, प्रॉपर आराम करना। कितने लोगों ने सुना है कि एक स्वस्थ आदमी को कम से कम 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। बिल्कुल आपने सुना होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशियस फूड, अच्छा खाना पीना। क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए आज हमारी सेहत कैसी है, पिछले 5 साल हमारी जो ईटिंग हैबिट्स रही हैं उसकी वजह से आज हमारी सेहत ऐसी है। अगले 5 साल बाद हमारी सेहत कैसी होगी, आज जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं। तो इसीलिए हमें ईटिंग हैबिट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, और आज इसी पिलर के बारे में मैं आपके साथ विस्तार से बात करना चाहता हूं। लेकिन जो चौथा पिलर है वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। हमारे सोचने के तरीके का हमारी सेहत पर सीधा प्रभाव पड़ता है। देखा गया है जो लोग खुश रहते हैं, राइट, वो बहुत हेल्दी होते हैं। लेकिन जो लोग टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उनकी सेहत जो है वो बहुत ज्यादा खराब होती है, बहुत ज्यादा बीमारियां उनको होने के चांसेस बन जाते हैं। वन ऑफ द मेजर कॉज जो कैंसर है उसका एक वन ऑफ द मेजर कॉज आज स्ट्रेस भी है।
राइट, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। तो ये जो चारों चीजें मैं आपके साथ बता रहा हूँ, ये चारों पिलर हमारे हैं। लेकिन आप में से कितने लोग ईमानदारी से मेरे से एग्री करेंगे कि आजकल ये चारों पिलर ही हमारे डिस्टर्ब हैं? कितने लोग एग्री करेंगे? ना तो हम ठीक से सो रहे हैं, ना फिजिकली एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाने पीने की चीजों में भी प्योरिटी नहीं मिली, डिसिप्लिन भी नहीं है हम लोग, और ज्यादातर हम नेगेटिव सोचते हैं आजकल। मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि देखिए, पहले 20-25 साल पहले लोगों के पास मोबाइल नहीं था, है ना, लैंडलाइन फोन होता था, और उससे 20-25 साल पहले लैंडलाइन भी नहीं था। कितने लोगों को याद है ये बात? अच्छा, और पहले लोग 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन ट्रैवलिंग भी करते थे या नहीं करते थे? करते थे ना। लेकिन अगर वो बाहर जाते थे तो आपके दिमाग में कभी कोई नेगेटिव थॉट आता था? कितने लोग एग्री करेंगे? नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था। लेकिन आज अगर आपकी फैमिली का कोई पर्सन बाहर हो रहा, उसका केवल मोबाइल 1 घंटे के लिए ऑफ हो जाए, तो कितने लोगों को पॉजिटिव सोच आए, थॉट्स आएंगे, और कितने लोगों को नेगेटिव थॉट आएंगे? कितने लोग एग्री करते हैं मैक्सिमम टाइम नेगेटिव थॉट ही आएंगे? तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी से सोशल मीडिया या न्यूज चैनल्स, उन सब ने हमें नेगेटिव भी किया है, जिससे स्ट्रेस लेवल बढ़ा है। तो चलिए, आज पहला टिप आपके लिए यही है कि आपको चारों पिलर्स पे थोड़ा थोड़ा रोज काम करना है। इस पिक्चर को आप लेके रख ली और रोज सोचें कि आज मैंने किस पिलर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने में थोड़ा एफर्ट किया। बट आज जिस मेजर पिलर के बारे में मैं बात करूंगा दोस्तों, वो है न्यूट्रिशियस फूड। और क्यों जरूरी है इसके बारे में बात करना, थोड़ा समझते हैं। क्योंकि आज हम देखें, एक शब्द आप लोग सुन रहे होंगे जिसको हम कहते हैं लाइफ स्टाइल डिजीजेस। कुछ ऐसी बीमारियां हैं मंजू जी, जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं। पहले बहुत ज्यादा सुनने को नहीं मिलती थी, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा सुनने को मिलती हैं। तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो आजकल लोगों में बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं? कौन बताएगा? देखिए, स्क्रीन पे मैं सबको देख नहीं सकता, जो लोग नए हैं उसमें से कुछ लोग मुझे फ्रंट पे दिखाई दे रहे हैं। मैं संध्या जी से पूछता हूँ, संध्या गौतम जी से। संध्या जी, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है लोगों के बीच में? थोड़ा अनम्यूट करके बताइए। आप कर पा रहे हैं अनम्यूट? जी। बीपी है, शुगर है। बिल्कुल, बीपी है, शुगर है। अच्छा, मैं कुछ और नई शब्दावली यूज करता हूं जो आजकल बड़ी कॉमन है। बीपी शुगर तो खैर फिर भी 50 साल पुराना है। थायराइड कितने लोगों ने सुना है? थायराइड, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल भी है सर। हाँ, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है। कितने लोग माइग्रेन सुनते हैं आजकल? माइग्रेन एक नई बीमारी सुनने में आई है बहुत ज्यादा, अल्जाइमर, याददाश्त कमजोर होती जा रही है, लोगों को भूलने की बीमारी। इवन यंग लोग कहते हैं भाई 30-35 साल के, जी आजकल मेरी याददाश्त ऐसी। अच्छा, डिप्रेशन कितने लोग सुनते हैं आजकल? डिप्रेशन, है ना? मोस्टली अधिकतर ही डिप्रेशन। हाँ, डिप्रेशन, संध्या जी कह रही है तो बहुत ही कॉमन है ना? एक और आपने सुना होगा, साइटिका। साइटिका, साइटिका एक बीमारी हो गई है। डिस्क स्लिप, वो जाते हैं डिस्क स्लिप दिखाते हैं जी, L5 में, L7 में, L9 में आपके खिंचाव आ गया। कितने लोग सुनते हैं आजकल? ऑस्टियोआर्थराइटिस कितने लोग सुनते हैं आजकल? घुटनों में दर्द रहता है लोगों के। तो ये बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे आज हम देख रहे हैं। WHO ने एक सर्वे किया इंडिया में, राइट, जल्दी से मैं कवर करता हूं कि वो कौन से बड़े हेल्थ चैलेंज हैं दोस्तों, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। आज सबसे बड़ा हेल्थ चैलेंज जो है इंडिया में स्पेशली, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम। आजकल हमारा स्टमक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, राइट। एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन होना, गैसेटिक होना, ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। एक डाटा के हिसाब से आज की डेट में ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन, यानी 2 में से 1 आदमी को पेट से संबंधित समस्याएं हैं। 35+ एज ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, अगर हम देखें, इम्यूनिटी बड़ी वीक हो गई है लोगों की। बहुत जल्दी जल्दी थ्रोट इन्फेक्शन होना, फीवर आना, ये प्रॉब्लम जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ गई हैं। और अगर हम देखें, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, जिससे जॉइंट्स भी वीक हो रहे हैं लोगों के। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, आपको ऐसी बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन मिल जाएगी मंजू जी, जो डस्ट से जिनको एलर्जी हो रही है ना। बहुत जल्दी जल्दी आप देखेंगे जो अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हाई एलर्जेटिक होते जा रहे हैं लोग। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही हैं लोगों को। अच्छा, एक चीज आप खास तौर पर गौर करेंगे अपने आसपास में, क्यों आपको ये सेशन ध्यान से सुनना चाहिए मेरा, कि आज की डेट में जो बीमारियां हो रही हैं उसमें 2 संध्या जी इंप्रूवमेंट हुए। एक तो इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है दवा बीमारियों की।
जैसे पहले जो वायरल होता था वो 3-4 दिन में ठीक हो जाता था, और आप में से कितने लोगों का अनुभव है कि आजकल वायरल 6-7 दिन 8 दिन तक लोगों को बीमार रखता है, और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो और भी ज्यादा लंबे हैं, वीकनेस बहुत लंबे समय तक रहती है, तो इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। आपको याद होगा लोगों को ना पहले हार्ट अटैक्स आते थे, आजकल हार्ट फेलियर्स हो रहे हैं। पहले हम ऐसे बात करते थे कि भाई इनको 2 अटैक आ चुके हैं, इनको 1 अटैक आ चुका है। आजकल आप इतनी सारी न्यूज सुन रहे हैं, राइट, कि हार्ट फेलियर हुआ और पर्सन को बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के हमने केस सुने। मोटापा हमारे चारों तरफ बढ़ रहा है, राइट। भारतवर्ष दुनिया का दूसरा सबसे मोटा देश है, और डायबिटीज तो पूछे ही मत आप इंडिया के अंदर। और एक और बड़ी समस्या है जिसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे, लॉस ऑफ स्टेमिना, थकान की समस्या रहना। ये भारतवर्ष में स्पेशली लेडीज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दोपहर के बाद बहुत लो एनर्जी फील होता है, राइट, बहुत ज्यादा थकान रहती है, राइट। और हेयर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ उसका, कि भाई हेयर फॉल्स बहुत ज्यादा होते हैं, और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सारी होती हैं। तो ये सारी की सारी बीमारियां बहुत ज्यादा इंडियंस लोगों को हो रही हैं। वैसे तो पूरी दुनिया में है, लेकिन अगर आप मैं इंडिया के डाटा की बात करूं तो आप देखेंगे स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक है। क्योंकि हर आप देखेंगे लगभग 6 जो लोग अगर हम वर्ल्ड के लें तो हर 6ठा आदमी जिसको डायबिटीज है वो इंडियन है। यानी दुनिया की डायबिटीज की हम कैपिटल बन चुके हैं। सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स आज इंडिया में है। 73% इंडियंस को प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से उनको थकान रहती है। और आप देखेंगे 60 मिलियन, ये प्रिडिक्शंस हैं कि 2025 तक ऑस्टियोआर्थराइटिस के 60 मिलियन के आसपास केसेस होने वाले हैं इंडिया के अंदर। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बता रहा हूं आपको, राइट। और हर जो भी डेथ इंडिया में बीमारी की वजह से हो रही है, उसमें से 28% जो डेथ्स हैं वो हार्ट की प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन है। तो ये बहुत ज्यादा चिंता वाली स्थिति है। इसीलिए हमें इसके बारे में आज थोड़ा विस्तार में हम आपसे बात करेंगे। सो लेट्स गेट रेडी मंजू जी। अब ये इंडिया में ही ज्यादा क्यों हो रहा है? जो मैंने बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स भी इंडिया में है, दुनिया में सबसे ज्यादा नी सर्जरी भी इंडिया में हो रही है, हार्ट के जो स्टंट डल रहे हैं वो भी इंडिया में डल रहे हैं, हम लोग मोटे भी होते जा रहे हैं, हमें थकान भी बहुत ज्यादा रहती है। तो मंजू जी, कोई एक रीजन आपको क्या लगता है? अनम्यूट करके बताइए आप मुझे, कोई आपको क्या लगता है कि ये इंडिया में हम लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं? थोड़ा अनम्यूट करिए मंजू पांडे जी। कोई आपको क्या एक रीजन समझ में आता है? अनम्यूट करिए, आप कर पा रहे हैं मंजू आप? हाँ जी, यस। कोई एक रीजन आपको क्या लगता है? एक्टिव ना रहना। आलसी है, मतलब हम इंडियंस आलसी हैं, एक्टिव नहीं रहते आजकल। अच्छा मंजू नहीं बोला। अच्छा मंजू, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। आप जी। मैरिड है अनमैरिड है? मैरिड हूँ। अच्छा, तो कभी हस्बैंड का फोन आता है और उन्होंने कहा भी आज मेरे 2 अच्छे दोस्त आ रहे हैं घर पे, शाम को खाना खाएंगे, कुछ अच्छा सा खाना बना लो, जी। तो फिर अच्छे से खाने का मतलब उनका क्या मैसेज है? क्या बनाओगे फिर आप अच्छे से खाने में जब दोस्त आएंगे आपके घर में? तो जो हमारे यहाँ बनता होगा, जो हमारा स्पेशल फूड है। हाँ, मतलब वो स्पेशल फूड ही तो जानना चाह रहा हूँ। मतलब मान लीजिए हम आपके घर पे आए, मोनिका और मैं, आप एज ए मेहमान, तो फिर आप हमें क्या क्या खिलाओगे, क्या क्या बनाओगे? जो मैं बनाना जानती हूँ। हाँ, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब स्पेशल गेस्ट आते हैं तो हम क्या बनाते हैं। या बारिश हुई और अच्छा मौसम है, हस्बैंड ने कहा भी आज तो मौसम बड़ा अच्छा है, कुछ अच्छा सा बनाओ मंजू, तो फिर मंजू क्या बनाएंगे उनके लिए? पकौड़े। हाँ, मैं यही कुछ ऐसे बात करना चाह रहा था आप लोगों से। मतलब अगर हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं तो संध्या जी जो है वो कुछ बनाएंगी, मटर पनीर बनाएंगी, कुछ कोफ्ते बनाएंगी, कुछ छोले भटूरे बनाएंगे। एक वो दिन तो हमारे घर मेहमान आए तो उन्होंने कहा हमसे कि भाई कुछ बढ़िया सा बनाओ। तो हमने कहा जी क्या बनाए? कह रहे कुछ लाइट सा बना लो, हल्का सा बना लो। हमने कहा क्या बना ले नाश्ते में? कहते जी आलू पूड़ी बना लो। तो हमने कहा ये लाइट है? कह रहे हाँ जी ये तो बहुत लाइट है। सबसे लाइट क्या होता है? हमने कहा पानी। और पानी के ऊपर क्या तैर जाता है? तेल। और पूड़ी तो तेल पे भी तैर जाती है। तो हमारी अपनी डेफिनेशंस हैं, तो सबसे हल्की हुई नहीं हुई? यानी कि अगर मैं आपसे मोटे तौर पर पूछूं तो हमारे यहाँ एक अच्छे खाने की टेबल जो है वो मंजू कुछ ऐसी नजर आती है। जी। यानी कि एक आम हिंदुस्तानी घर में अच्छे खाने का मतलब है खाना टेस्टी होना चाहिए। कितने लोग एग्री करेंगे मेरी इस बात पे कि अगर खाना टेस्टी है तो हेल्दी है, वो तो अच्छा है, और अगर वो टेस्टी नहीं है तो वो अच्छा नहीं है।
मुझे हाथ उठा के बताइए कितने लोग मेरी इस बात पे एग्री करते हैं। अगर वो टेस्टी है तो अच्छा है, और अगर वो टेस्टी नहीं है तो वो अच्छा नहीं है। और हमें अपने इस स्टेटमेंट को अब टाइम आ गया है ठीक करने की जरूरत है आशीष, राइट। आज हम देखिए यही आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि देखिए जितने भी न्यूट्रिशन है वो हमें खाने में से ही मिलते हैं, लेकिन जो भी हम खा रहे हैं जरूरी नहीं है वो न्यूट्रिशियस हो, पोषक तत्वों से भरा हुआ हो। इसीलिए अगले आधा घंटा दोस्तों जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, अब आप बिल्कुल सीरियस हो जाइएगा, बैठिए, डायरी पेन लीजिए और मेरे साथ एक सफर पर चलिए जिसको मैं कहता हूं बैलेंस डाइट, राइट। आज हम इस बैलेंस डाइट को समझेंगे कि ये बैलेंस डाइट क्या होती है, राइट। और जब हम बैलेंस डाइट की बात करेंगे मंजू जी, तो एक बचपन में हम लोगों ने फूड पिरामिड पढ़ा था। कितने लोगों ने पढ़ा था? संध्या जी कितने लोगों को याद है ये पिक्चर? मेरे ख्याल में 7th क्लास में थी प्रियंका जी, या 8th में थी। आपके बच्चे अगर 6th-7th में किसी के आए होंगे तो मम्मी ने पढ़ाया होगा उसको ये। तो ये फूड पिरामिड हमें बहुत अच्छे तरीके से बताता है कि हमें क्या चीजें खानी चाहिए ज्यादा, कौन सी चीजें कम खानी चाहिए। ये कहता है जो बॉटम वाली चीजें हैं वो ज्यादा खानी चाहिए, जो टॉप वाली चीजें हैं वो कम खानी चाहिए। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक एक एलिमेंट के बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे और 4 बातें करेंगे हम, राइट। पहली बात, वो क्यों खाना चाहिए, कहां पर मिलता है, किन चीजों में मिलता है और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। हम ये 4 बातें हर एलिमेंट को लेंगे 1 बाय 1 और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में बात करते हैं खाने के, और वो है पानी। कितने लोगों ने सुना है कि जल ही जीवन है? दत्ता साहब कितने लोगों ने सुना है कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है? थोड़ा हाथ उठा के बताइए, सुना है? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। चलिए ऐसे बात करते हैं, है ना। और उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट तत्व है वो है जल। और पृथ्वी पे जल कितना है? 70%। और हमारी बॉडी में कितना है? 70%। इसीलिए दत्ता साहब हमारी जो डाइट है उसमें भी 70% लिख लीजिए आप, लिक्विड डाइट होनी चाहिए। पानी हमें पीना चाहिए। देखिए पानी क्या करता है, जल्दी से मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी बात करूं, सारा तो समझाना पॉसिबल नहीं है। देखिए पानी 4 बड़े इंपॉर्टेंट काम करता है। पहले, हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को निखिल रिमूव करता है। जब हम रात को सोते हैं ना, तो हमारी बॉडी में रिपेयर वर्क होता है, और जब भी रिपेयर वर्क होता है तो कुछ डेड सेल्स रोज हमारी रात को हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं, जिनको हम टॉक्सिन्स कहते हैं। लिख लो आप, टॉक्सिन्स। और इन टॉक्सिन्स का बॉडी से रिमूव होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए आज की पहली टिप लिखिए सब लोग कि सुबह उठ के खाली पेट पानी पीना चाहिए। ठीक है? कितना पीना चाहिए लिख लीजिए, लगभग 1 लीटर। क्योंकि सुबह आप जितना पानी पिएंगे उतना ज्यादा आपको यूरिन जाना पड़ेगा, और अगर आप यूरिन जाएंगे ज्यादा प्रेशर के साथ तो टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं बॉडी के। उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे, तो जितनी आप स्वेटिंग करेंगे दिन में, आप कम से कम ये ऐसा जरूर करिए कुछ ना कुछ, जिसमें 30-40 मिनट आप लिख लीजिए, बड़ा बड़ा 30 से 40 मिनट आपको स्वेटिंग हो, पसीना आए, राइट। तो समझिए आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे हैं। बॉडी का प्योरीफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। दूसरा, आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है वाटर लेवल। अगर आपका वाटर लेवल ठीक है तो आपको गर्मी भी कम लगेगी, सर्दी भी कम लगेगी। अगर आपको सर्दी ज्यादा लगती है तो समझिए आपका वाटर लेवल कम है, पानी पीजिए, राइट, वो उसको भी कंट्रोल करेगा। पानी लेवल अगर आपका ठीक है, वाटर लेवल ठीक है, तो वो ब्लड को पतला रखता है। ब्लड पतला रहेगा तो सर्कुलेशन अच्छा होगा ब्लड का। जितना ब्लड आपका पतला रहेगा, हार्ट पे पंपिंग में प्रेशर कम आएगा, क्लॉटिंग होने के चांसेस आपको कम हैं। और अगर ब्लड सर्कुलेशन मेरा अच्छा है तो वो एनर्जी लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है दोस्तों, पानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है। तो एक छोटी सी हैबिट, प्रॉपर पानी पीना, आपके शरीर में होने वाली बहुत सारी क्रियाओं को क्रियान्वित करता है ठीक तरीके से। कितना पानी पीना चाहिए आप लिख लीजिए। अभी तो भगवान की कृपा से हमारे घरों में मिल रहा है, लेकिन हम जिस बेदर्दी से पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जल्द ही ये पानी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आने वाला है। अगर आप पानी से रिलेटेड कुछ चीजें सीखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, हमारी एक बहुत बड़ी हैप्पी रिवर कम्युनिटी है, हैप्पी रिवर कम्युनिटी। आप इसका पार्ट जरूर बनिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसका पार्ट बन सकते हैं, जहां पे हम लोगों को सिखाते हैं
कि पानी को कैसे सेव कर सकते हैं, पानी को कैसे हम पॉल्यूटेड होने से कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप अपने घर को जीरो डिस्चार्ज बना सकते हैं। जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है वो हमारी उस कम्युनिटी के बारे में आपको अपग्रेड करेंगे। बट अब क्वेश्चन आता है कि मैं दिन में कितना पानी पीऊं। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, तो आप लिख लीजिए 15 से 20 kg वेट पर हमें 1 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है पर डे। यानी मोटे तौर पर एक स्वस्थ आदमी को 3 से 4 लीटर पानी संध्या जी जरूर पीना चाहिए। चलिए दूसरे एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट पे आते हैं। अब हम खाने के एक दूसरे इंपॉर्टेंट पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि हमें खाना क्यों खाना चाहिए। प्रियंका खरे जी से पूछते हैं। प्रियंका जी, खाना क्यों खाना चाहिए? अच्छा, कोई ये नहीं बोलेगा भूख लगती है इसलिए खाना चाहिए। अनम्यूट करिए। खाना क्यों खाते हैं? उससे अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। उससे अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। जी। और क्या मिलता है साथ साथ न्यूट्रिशन के अलावा? एनर्जी। एनर्जी मिलती है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग कर देंगे हम प्रियंका जी के लिए। तो देखिए, खाना हम 2 वजह से खाते हैं। एक तो हमें उससे एनर्जी मिलती है, क्योंकि 2 टाइम भी हम खाना ना दो किसी को भी तो एनर्जी खत्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? कितने लोग एग्री करते हैं? तो एक तो एनर्जी मिलती है, दूसरा हमारे शरीर को पोषण के लिए पोषक तत्वों की लगातार जरूरत होती है, वो भी हमें भोजन में से ही मिलते हैं। देखिए, हमारी बॉडी की एज को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। लिख लीजिए आप। एक होती है ग्रोथ एज, जब तक हमारी हाइट बढ़ती है, और जब हमारी हाइट बढ़ना रुक जाती है तो उसको हम संध्या जी कहते हैं मेंटेनेंस एज। जैसे जितने भी लोग हम यहाँ पे अब कनेक्टेड हैं वो मेंटेनेंस एज में हैं, हमारी ग्रोथ एज नहीं है। और चाहे वो ग्रोथ एज है चाहे वो मेंटेनेंस एज है, दोनों में लगातार हमारे शरीर को एनर्जी के साथ साथ पोषण तत्वों की जरूरत होती है, जो हमें भोजन से ही मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले हम एनर्जी की बात करेंगे और एक बहुत बड़ी बीमारी को डिस्कस करेंगे, वो है डायबिटीज। राइट? अब ये जो खाने की एनर्जी है, ये हमें जिस चीज से सबसे ज्यादा मिलती है, इसको नापते तो हैं हम कैलोरीज में। कितने लोगों ने कैलोरीज का नाम सुना है? और कितने लोग सुनते हैं कैलोरीज को ध्यान से खाना चाहिए? तो दोस्तों, ये जो कैलोरीज होती हैं, जेंट्स को चाहिए होती हैं 1800 से 2000, लिख लीजिए आप, और लेडीज को 1200 से 1500। तो नॉर्मली हम जो भी डाइट लेते हैं उसमें हमें यह ध्यान रखना चाहिए, लेडीज को 1200 से 1500 के बीच में लें और जेंट्स 1800 से 2000 के बीच में लें। और इस एनर्जी का जो सबसे बड़ा हिस्सा हमें खाने के जिस एलिमेंट से मिलता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं कार्ब, कार्बोहाइड्रेट। कितने लोगों ने सुना है कार्ब? तो किसी ने मुझसे पूछा, मंजू के कार्ब की सबसे अच्छी बात क्या होती है? तो मैंने बताया ये इमीडिएट एनर्जी देता है। राइट? खाते ही आपको इससे एनर्जी मिल जाती है। तो किसी ने पूछा भाई इसकी सबसे खराब बात क्या है? तो मैंने कहा ये इमीडिएट एनर्जी देता है, यही इसकी सबसे खराब बात है। मतलब जो इसकी अच्छी बात है वही इसकी सबसे खराब बात है। क्यों है, थोड़ा समझते हैं। और कैसे आप कार्ब को अगर आप समझ जाएं तो आप अपने घर में डायबिटीज को आने से रोक सकते हैं दोस्तों। इसको समझना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप 1 ग्राम कार्ब खाते हैं तो ये 4 कैलोरीज देता है, आपको 4 कैलोरी मिलती है, लिख लो आप। ठीक है? लेकिन कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे खराब बात ये होती है कि ये इमीडिएट हमारी बॉडी के ग्लूकोज लेवल को शूट अप करता है, एकदम से हमारे ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो अगर हम अपनी दिनचर्या में बार बार इस तरीके का खाना खाते हैं, कोई भी, देखिए खाने का कोई भी चीज हम खाएं, उसके पचने का प्रोसेस ये होता है कि वो पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वो ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट होकर हमारे बॉडी सेल्स में जाता है, और सेल्स में अवेलेबल ऑक्सीजन के साथ क्रियान्वित होकर क्रिया कर कर एनर्जी जनरेट करता है। ये एक नॉर्मल पैटर्न होता है। लेकिन क्या होता है कि इस ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब भी आपका ग्लूकोज लेवल ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम डायबिटीज कहते हैं, शुगर कहते हैं। ऐसे सुना है ना आपने, आपकी शुगर बढ़ गई? कितने लोगों ने सुना है शुगर बढ़ गई? तो शुगर कैसे बढ़ती है दोस्तों, समझते हैं। देखिए, जब भी हम कोई खाना खाते हैं और खासकर ऐसा खाना खाते हैं जिससे हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, तो उस ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने एक मोटर हमारी बॉडी में लगाई है जिसका नाम है पैनक्रियाज। कितने लोगों ने सुना है? और वो एक खास तरीके का हार्मोन बनाता है जिसका नाम है इंसुलिन। तो वो इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बताइए थोड़ा इजीली समझाने के लिए, आप सबके घर में पानी की मोटर लगी हुई है, नहीं लगी हुई है? कितने लोगों के घर में लगी हुई है? छोटी बड़ी लगी होगी। अच्छा, अगर आप बार बार मोटर चलाते हैं तो घर में बड़े लोग गुस्सा करते हैं, नहीं करते? अगर आप बार बार मोटर चलाओगे तो 2 प्रॉब्लम होंगी। एक तो क्या होगा कि मोटर खराब हो जाएगी,
तो जिनकी वो मोटर खराब हो जाती है, आप लिख लो, उसको कहते हैं टाइप ए डायबिटीज। फिर उनको इंजेक्शन से इंसुलिन लेना पड़ता है। अच्छा, कई बार आप मोटर ज्यादा चलाओ तो एक चीज और प्रॉब्लम होती है, संध्या जी के पड़ोसी आएंगे और वो कहेंगे भी आप मोटर चला के भूल गए हो, आपका पानी बह रहा है छत पे। ऐसा हुआ है, कई बार होता है ना। तो जिन लोगों की वो मोटर ज्यादा चलती है उनका इंसुलिन थोड़ा ज्यादा क्रिएट होना शुरू हो जाता है, या टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बोलूं तो आपके सेल्स उस इंसुलिन के ज्यादा बनने की वजह से उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं, उसको एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं। तो ग्लूकोज बनता है लेकिन खर्च नहीं होता, ध्यान से समझिएगा। ग्लूकोज बनता तो है लेकिन चूंकि सेल्स उदासीन हो गए उस ग्लूकोज के, उस ग्लूकोज के प्रति, इंसुलिन के प्रति, तो वो खर्च नहीं होता, वो यूज नहीं हो पाता। तो क्या होगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, उसको कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। और दोस्तों, ये बड़ी से बड़ी डॉक्टर्स आपको ये बात नहीं बताएंगे, ऑलमोस्ट 45 मिनट ये मोटर एक बार चल जाए तो चलती रहती है, 45 मिनट। यानी अगर आप खाली बैठे हुए एक बिस्किट भी खा लिया तो मोटर एक्टिव हो गई आपकी। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए। तो कैसे हम इस चीज को ध्यान करें, कैसे हम इसको समायोजित करें, तो लिख लीजिए 3 बार हमें दिन में खाना खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। कितने लोगों ने सुना है? ठीक है, ब्रेकफास्ट राजा की तरह, लंच प्रजा की तरह। एक मैं मोटा मोटा हिसाब आपको बता देता हूं कैसे आप कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट राजा की तरह, लंच प्रजा की तरह और डिनर भिखारी की तरह। जितना आप ब्रेकफास्ट करें उसका आधा लंच करिए और उसका आधा डिनर करिए। लिख लीजिए आप, ये टिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। कितने लोग हेल्दी रहना चाहते हैं? तो अगली टिप है, लिख लीजिए, जितना भूख हो उससे आधी चपाती कम खाइए। कभी भी पेट भरकर खा के मत उठिए ब्रेकफास्ट के अलावा। ठीक है, ब्रेकफास्ट आप पेट भर के खा सकते हैं, लेकिन लंच में आपको जितनी भूख है आधी चपाती कम खाइए, डिनर में जितनी भूख है थोड़ी आधी चपाती कम खाइए। आपने बड़ों की एक कहावत सुनी होगी, है ना, कि भी एग्जैक्टली तो मुझे वो गांव की थोड़ी कहावत है, पर कहते हैं भी अघाया मर जाएगा आदमी लेकिन भूखा नहीं मरेगा, है ना। ऐसे कहावत है पुराने गांवों के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अब अगर आपको लेट नाइट खाना भी खाना है तो आप बड़ा बड़ा लिख लीजिए कि उसमें कार्बोहाइड्रेट आपको अवॉइड करना है। 2 चीजें ध्यान रखिए कि लेट नाइट, बहुत लेट नाइट खाना नहीं खाना है। सोने से कम 2, ढाई, 3 घंटे पहले आपको अपना रात का खाना खा लेना चाहिए। लिख लीजिए आप बड़ा बड़ा, क्योंकि सनलाइट जैसे जैसे कम होती है मेटाबॉलिक सिस्टम हमारा स्लो डाउन हो जाता है। हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो सनलाइट से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो सूरज छिपने के बाद दोस्तों हम जो भी खाना खाते हैं हमारे पेट में पाचक रस अच्छे से नहीं बनते हैं। तो जब पाचक रस अच्छे से नहीं बनते हैं तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है ठीक से। तो खाने का डाइजेशन ना होके फर्मेंटेशन होता है, लिख लीजिए आप। और जब भी आप लेट नाइट खाना खाएंगे, फर्मेंटेशन होगा तो आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपका लीवर फैटी होने की तरफ जाएगा, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, आपका वेट बढ़ेगा। इसीलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि लेट नाइट खाना अवॉइड करिए, और अगर खाते भी हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट तो बिल्कुल अवॉइड करिए। तो पता होना चाहिए किन चीजों में कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, तो लिख लीजिए। जो भी चीज आपको टेस्टी लग रही है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, राइट संध्या जी? अगर कल से कोई भी चीज आपको बहुत टेस्टी लगे, उसमें बहुत टेस्ट आ रहा है, गाजर का हलवा आप खा रहे हो, रसगुल्ले आप खा रहे हो, चीला आप खा रहे हो, पकोड़े आप खा रहे हो, तो आप समझ जाओ कि उसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है। तो उसको कंट्रोल कर लेना है, क्योंकि खाने में टेस्ट 2 ही चीजों की वजह से होता है, कार्ब की वजह से और फैट की वजह से। अगर दत्ता साहब कार्ब और फैट हम निकाल दें खाने में से तो उसमें कोई भी टेस्ट नहीं बचेगा। तो इसलिए आपको याद होगा बड़े लोग एक कहावत कहते थे, जुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए, खाते हुए भी और बोलते हुए भी। ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए और ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कार्ब को हमने थोड़ा समझा। ज्यादातर ये मिलता है, आप लिख दीजिए, स्टार्च वाली चीजों में। तो रात के समय आपको स्पेशली चावल, रोटी, ब्रेड, इस तरीके की चीजों को थोड़ा कम करिए। देखिए मैं इसको कई बार बड़े सिंपल तरीके से बताता हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि एक सिंपल टिप दे दूं मैं आपको? थोड़ा बताओ हाथ को। देखो भारतीय परिवेश में खाने को जो हम बोल के बताते हैं उसी में मैसेज होता है। जैसे कितने लोग ऐसे कहते हैं भी आज आपने दाल रोटी खाई नहीं खाई,
कितने लोगों ने सुना है ऐसे, दाल रोटी? तो मैसेज क्या है कि दाल ज्यादा और रोटी कम। लिख लो आप। ऐसे कहते हैं दाल भात, दाल चावल, कितने लोगों ने सुना है ना? तो क्या कह रहे हैं? दाल ज्यादा चावल कम। और हम करते क्या है? रोटी खाते हैं 6 और दाल लेते हैं 1 कटोरी। ऐसे होता है नहीं होता है? तो उसको रिवर्स कर दीजिए, दाल डबल और रोटी आधी। दाल ज्यादा, ऐसे कहते हैं ना राजमा चावल, कभी ऐसे कहते हैं हमारे घर में आज चावल राजमा बना है? कितने लोगों ने सुना है? छोले चावल बने, यानी छोले ज्यादा खाने चावल कम। हम क्या करते हैं? चावल ज्यादा छोले कम। कार्ब कम करिए, प्रोटीन ज्यादा लीजिए। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आया? चलिए तीसरे इंपॉर्टेंट एलिमेंट पे आते हैं, इसको कहते हैं प्रोटीन। खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? कितने लोगों को सुना है प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों? क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सुप्रिया कैमरा ऑन करके बैठिए। ज्ञानेंद्र जी आप भी कैमरा ऑन कर, केवल हाथ मत उठाइए, कैमरा ऑन करके बैठिए। चलिए, तो मैं बात कर रहा था, अच्छा कितने लोग प्रोटीन को समझना चाहते हैं? क्यों समझना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं 50 के होने पर भी आप 35 के लगें? हाँ, तो इसके लिए प्रोटीन समझना है। क्योंकि प्रोटीन क्या है, थोड़ा सा क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे जवान बनाए रखने में हेल्प करता है, ये पिक्चर देखिए आप सबको, ज्ञानेंद्र जी देख के समझ में आएगा। हमारा बॉडी किससे बना है? सेल से बना है। जैसे हम जिस मकान में बैठे हैं वो ईंटों से बना है नहीं बना है? थोड़ा हाथ उठा के बता दो, बना है नहीं ईंटों से? अगर ईंट मजबूत है तो मकान मजबूत है या नहीं है? ऐसे ही दोस्तों हमारा जो ये शरीर रूपी मकान है, ये जिन ईंटों से बनता है, लिख लो, उसको कहते हैं ज्ञानेंद्र जी बॉडी सेल्स। और हमारी बॉडी में कोई भी जो बॉडी सेल है, राइट, वो 7 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहता। यानी नखून से लेकर पैर के अंगूठे तक, नखून से लेकर पैर के अंगूठे तक हमारी जो बॉडी है वो 7 साल में नई बन जाती है, राइट। कुछ सेल तो दोस्तों ऐसे होते हैं जो एक ही दिन में मर जाते हैं और फिर दोबारा पैदा हो जाते हैं। अब देखिए, लाइफ टाइम हमारे शरीर के अंदर संध्या जी सेल्स का रिप्रोडक्शन, ध्यान से 5 मिनट मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि हमारे शरीर में मंजू जी 70% बीमारियों की जड़ जो है वो प्रोटीन से जुड़ी हुई है। हमारे शरीर में ताउम्र सेल्स का रिप्रोडक्शन प्रोसेस चलता रहता है। सेल्स बनते रहते हैं और मरते रहते हैं, ये प्रोसेस चलता है। देखिए बचपन क्या होता है, सेल्स के रिप्रोडक्शन प्रोसेस के हिसाब से मैं बता रहा हूं। बचपन क्या है, सेल्स बनते ज्यादा हैं, डैमेज कम होते हैं, तो ग्रोथ की एज होती है। जवानी क्या है, जितने बन रहे हैं उतने डैमेज हो रहे हैं। अब बुढ़ापा क्या है, बनने कम हो गए हैं और धीरे धीरे डैमेज ज्यादा हो रहे हैं। तो आपने देखा होगा बुढ़ापे में आई साइड वीक हो जाती है, ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं, स्किन में झुर्रियां आ जाती हैं, बाल कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि अब सेल्स बन कम रहे हैं, डैमेज ज्यादा होते हैं। तो लाइफ लॉन्ग मंजू जी जो ये सेल्स बनते हैं, ये जिस मिट्टी से बनते हैं उसका नाम होता है प्रोटीन। तो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि अच्छा प्रोटीन खाएंगे तो सेल अच्छा बनेगा, सेल अच्छा होगा तो टिश्यू अच्छा होगा, टिश्यू अच्छा होगा तो ऑर्गन अच्छा होगा, ऑर्गन अच्छा होगा तो सिस्टम ठीक से काम करेंगे। कौन कौन से सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में? आपने सुना होगा नर्वस सिस्टम, कितने लोगों ने सुना है? नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, है ना? कितने लोगों ने सुना है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना? सुना है नहीं सुना है? और हर सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं। क्लियर हो रहा है? तो अब देखिए, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं मंजू जी, तो हम समझ जाएंगे हमारी बीमारियों की जड़ प्रोटीन में क्यों है। क्योंकि अगर सेल वीक हुआ तो टिश्यू वीक है, और टिश्यू वीक है तो फिर हमारा ऑर्गन वीक हो गया। और जब भी ऑर्गन वीक होगा, जैसे किसी का लीवर वीक हो गया, किसी का इंटेस्टाइन वीक हो गया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? हाँ कि ना? तो इसीलिए दोस्तों हमें प्रोटीन को बहुत ध्यान से खाना चाहिए। और प्रोटीन से जुड़ी हुई एक बड़ी समस्या और है दोस्तों, इसका नाम आप और लिख लीजिए कि प्रोटीन क्या करता है? हमें एनर्जी देता है। प्रोटीन हमें जो है वो एनर्जी देता है, राइट। और ये भी आप 1 ग्राम खाते हैं तो 4 कैलोरीज देता है। 1 ग्राम खाएंगे तो 4 कैलोरीज देगा, राइट। लेकिन ये स्लो एनर्जी जनरेटर है दोस्तों, लिख लीजिए आप, स्लो एनर्जी जनरेटर है। यानी ये धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है, कार्बोहाइड्रेट की तरह एकदम से ग्लूकोज लेवल को नहीं बढ़ाता। क्लियर है?
तो ये अच्छी एनर्जी देता है। तो अगर आपको दोस्तों थकान की समस्या रहती है या आपका स्टेमिना कम है, तो समझ जाइए आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है। तो आपको प्रोटीन वाली डाइट भरपूर मात्रा में खानी चाहिए। तो अब इसके लिए हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि किन चीजों में प्रोटीन होता है, और ये भी हम बात करेंगे कि भारतीयों को क्यों प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहती है या उनको थकान क्यों रहती है। क्योंकि देखिए, प्रोटीन को हम जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, लिख लीजिए आप, जितना ज्यादा पानी के साथ बॉईल करेंगे, उतना ज्यादा प्रोटीन डैमेज हो जाता है, राइट। और अब आप देखिए, हम थोड़ा समझते हैं किन चीजों में प्रोटीन मिलता है, कहां कहां मिलता है प्रोटीन, कौन बताएगा? चलो मंजू से ही पूछ लेते हैं। मंजू, किन किन चीजों में प्रोटीन? मंजू कहेगी आज तो ये पकड़ लिया, हमें क्लास में मुझसे ही सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। हाँ मंजू, किन चीजों में मिलता है प्रोटीन? दालों में। हाँ, दालों में मिलता है, और कहाँ मिलता है? सोया। हम्म, सोया सब्जियों में नहीं, सब्जियों में नहीं मिलता। नहीं मिलता। अच्छा, सोया में मिलता है, सोया सोया चंक। तो दाल ही हो गई ना, सोयाबीन तो दाल हो गया एक तरीके का। चलिए मैं हेल्प करता हूँ। देखिए, दो जगह से मिलता है, एनिमल और प्लांट। एनिमल में जो मिल्क हमने लिया, मिल्क के जितने भी आइटम हैं, दूध है, दही है, पनीर है, सब में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। साथ साथ जो हम नॉनवेज खाते हैं, एग है, चिकन है, मटन है, फिश है ना, इन सब चीजों में भी हमें और उनमें प्रोटीन मिलता है। लेकिन वेजिटेरियंस को कहाँ मिलता है? दालों में मिलता है, थोड़ा बहुत ये अनाज में भी होता है। अच्छा मंजू, दोनों में से अच्छा कौन सा है, एनिमल या प्लांट? प्लांट। क्यों, आप वेजिटेरियन हो इसलिए? यस। अच्छा, कौन है यहाँ जो थोड़ा और बताएगा मुझे कि दोनों में से अच्छा कौन सा है, एनिमल अच्छा है या प्लांट अच्छा है? निखिल, निखिल से पूछते हैं, थोड़ा यंग लड़का है। निखिल, एनिमल अच्छा है या प्लांट अच्छा है? सर मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे लिए तो प्लांट्स ही हैं। नॉन वेजिटेरियन हो, तुम्हारे लिए प्लांट अच्छा है। जी। अच्छा, कोई और है जो पहली बार है, नए हैं? उपाध्याय जी दिखाई दे रहे हैं मुझे, उपाध्याय जी से पूछता हूँ, केपी उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, कौन सा अच्छा है, एनिमल या प्लांट? अब उपाध्याय जी तो चांसेस यही हैं कि ये वेजिटेरियन ही होंगे। जी उपाध्याय जी। Plant, because it is easily digestible. इजीली डाइजेस्टेबल है। अच्छा चलिए, खैर कभी मैं आपसे डिटेल में बातें करूंगा इसके बारे में। देखिए, जो एनिमल प्रोटीन है वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन एनिमल प्रोटीन में होता है उपाध्याय जी, लेकिन उसको अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि उसमें फैट बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए उसको अच्छा नहीं मानते, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होती। जो प्लांट प्रोटीन होता है ना, उसको बेटर माना जाता है क्योंकि उसमें फैट कंटेंट नहीं होता बिल्कुल भी, तो इसलिए वो ज्यादा बेटर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो प्लांट प्रोटीन है उसमें प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, निखिल, बहुत कम है। दालों में केवल 30% है, सबसे ज्यादा सोयाबीन में होता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मैं स्पेशली बोलूंगा सोयाबीन जरूर आपके डाइट का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि उसमें 41% तक प्रोटीन होता है सोयाबीन के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, दो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने पड़ेंगे। एक तो क्या होता है, हम इंडियंस जो है, ज्यादातर जो नॉन वेजिटेरियन भी हैं यहाँ पर, मैं टेक्निकली बता दूं, आप वेजिटेरियन ही होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि हम हफ्ते में अगर एक बार भी नॉन वेज खाते हैं या 2 बार भी खाते हैं मंजू, तो हम ये कहते हैं हम नॉन वेजिटेरियन हैं। लेकिन अगर आपकी 70 to 80% डाइट वेजिटेरियन है, भाई आप देखो हमारे घरों में ज्यादातर ऐसा होता है ना, हफ्ते में 1 या 2 बार ही नॉनवेज खाते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते भी हैं, कितने लोग एग्री करेंगे? ज्यादातर ऐसा होता है, यानी कि हम में से ज्यादातर लोगों की 70 to 80% डाइट, निखिल, जो है वो वेजिटेरियन ही है। अब वेजिटेरियन आदमी दो चीजों पे डिपेंड कर गया, एक तो दूध पे, क्लियर है, और एक दालों के ऊपर। अब मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो रोज 2 गिलास दूध पीते हैं और 1 कटोरा दही खाते हैं? कोई भी नहीं, है ना, बहुत कम मिलेंगे। और हम मिडिल क्लास लोगों के घर में दाल दिन में कितनी बार बनती है? एक ही बार बनती है, नहीं बनती है? एक बार बनती है। और जितनी बेदर्दी से उपाध्याय जी हम दाल बनाते हैं, दुनिया में कोई नहीं बनाता, क्योंकि आजकल वो पीतल के चूल्हे की आंच पे, पीतल के भगोने में तो दाल बनती नहीं है। आजकल तो कुकर में 3 सीटी लगाई, फटाफट काम हो गया। और ज्यादातर लेडीज क्या करती हैं, दाल अपनी सुविधा अनुसार 2-3 घंटे पहले ही बना के उबाल के रख लेती हैं,
फिर जब खाना खाते हैं तो उसमें तड़का लगा देते हैं। कितने लोग एग्री कर रहे हैं मेरे से इस बात पे? यानी एक तो हमने तबू वाला दाल को, अच्छा दली हुई दाल बनाते हैं, पॉलिश दाल बनाते हैं, और फिर तड़का भी लगाते हैं, फिर उसको फ्रिज में उठा के रख देते हैं, क्योंकि आजकल घर पे सब एक टाइम पे खाना नहीं खाते। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? फिर उसे फ्रिज में से निकाल कर, एक बड़ी खतरनाक चीज है जो भारतीय किचन में आ गई है, लिख लो बड़ा बड़ा, जिसपे आपको व्हाइट कपड़ा डालना है, वो है माइक्रोवेव। उस पे तो व्हाइट कपड़ा डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि माइक्रोवेव में जब आप दाल गर्म करते हो दोस्तों, तो जो चूल्हे पे काम 10 मिनट में होता है या 5 मिनट में होता है, वो उसको 1 मिनट में करता है। 700 डिग्री टेम्परेचर होता है उसका। जबकि जो गैस का चूल्हा है उस पे जो ब्लू फ्लेम है, उसकी जो आंच होती है वो 350 डिग्री है, और अगर रेड फ्लेम है तो लगभग 150 से 200 डिग्री। तो जितना हो सिम आंच पे खाना बनाओ, कोशिश करो। खैर मैं डिटेल में चला जाऊंगा, तो एक्चुअली मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो मैं फिर डिटेल में चला जाऊंगा। मैं इसको छोटा कर देता हूं। मोटे तौर पर आपको क्या करना है, स्प्राउटेड, अंकुरित, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अंकुरित को अपने खाने का हिस्सा बनाइए दोस्तों दिन में। बस जिन लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, मंजू, वो अवॉइड करेंगे। बाकी लोग आराम से दिन में एक बार स्प्राउटेड जरूर ऐड करें अपने खाने में। सुबह ब्रेकफास्ट में करेंगे तो पूरे दिन आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी। क्लियर है? तो हमने ये थोड़ा सा समझा प्रोटीन के बारे में दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पे 2 बड़ी बीमारियों की बात करूंगा, विटामिन और मिनरल्स। कितने लोगों ने सुना है जरूरी होते हैं? कितने लोगों ने बचपन में जब पढ़ा था विटामिन के बारे में, तो पढ़ा था कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को। कितने विटामिन होते हैं? 13 विटामिन होते हैं दोस्तों, 11 मिनरल्स होते हैं। कहाँ मिलते हैं? फलों में और सब्जियों में मिलते हैं। ये हमें माइक्रो मिलीग्राम के लेवल पर चाहिए, मिलीग्राम में चाहिए, लेकिन ये बहुत 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 जरूरी होते हैं दोस्तों। आपको याद होगा ABCDEKF, कितने लोगों ने सुना है ना? कितने लोगों को पता है कि हमारे शरीर में एक विटामिन के होता है? के क्या करता है? के कौन बताएगा? अवधेश, अवधेश से पूछते हैं। चलो निखिल से पूछते हैं। निखिल, विटामिन के क्या करता है? सर मुझे नहीं पता विटामिन के, बट जानता हूँ कि हाँ होता है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो विटामिन के का एक इंजेक्शन आता है, वो लोग लगवाते हैं सर। हाँ, वेरी गुड। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनको आप देखते हो कि एक बीमारी हो जाती है कि उनका अगर कोई चोट लग जाए तो जल्दी से घाव नहीं भरता, क्यों? विटामिन के जो है क्लॉटिंग में हेल्प करता है शरीर के अंदर, ब्लड क्लॉटिंग में। तो अगर वो के कम हो जाएगा तो आपका क्लॉटिंग नहीं होगा ब्लड का, जो घाव भरने की क्षमता जो होती है वो। तो ऐसे ना डिटेल में तो बात नहीं हो सकती, लेकिन हर विटामिन का बड़ा स्पेसिफिक रोल होता है मंजू। ऐसे ही आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्रोमियम, फास्फोरस, ये सारी चीजें होती हैं जो मिनरल्स कहलाती हैं। मोटे तौर पर बस ये समझते हैं कि ये हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। इन दिनों जब कोविड से हम लोग गुजर रहे थे, तो आपको याद होगा लोगों को मल्टीविटामिन ही खिलाए जा रहे थे, क्योंकि कोविड की कोई इलाज तब तक नहीं था, अभी भी नहीं है। तो उसमें केवल ये था कि शरीर की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो इन्फेक्शन आपको चांसेस है ना लगे, और अगर लग भी जाएगा तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो वो मोटे तौर पर यही है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो विटामिन होते हैं, जल्दी से लिख लो, 2 मिनट में मैं कुछ 2 बड़ी बीमारियां डिस्कस करूंगा। ये विटामिन 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं फैट सोल्यूबल, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल। लिख लीजिए, 13 में से 9 जो होते हैं दोस्तों वो फैट सोल्यूबल होते हैं, 11 सॉरी, और 2 जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। देखिए भगवान कितने अच्छे हैं उपाध्याय जी, उन्होंने कहा भाई ये आदमी बहुत लापरवाह रहेंगे, तो ऐसा करते हैं 11 जो है इनकी बॉडी में स्टोर हो जाएंगे, और 2 जो होंगे वो स्टोर नहीं होंगे, वो वाटर सोल्यूबल होंगे। तो उन्होंने कहा भाई 2 का तुम ध्यान रख लो, 11 का मैं रख लेता हूँ, वो तुम्हारी बॉडी में स्टोर हो जाएंगे। तो ये जो 2 वाटर सोल्यूबल होते हैं दोस्तों, ये होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। अब ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, जितना हम खाते हैं मंजू उतना यूज हो जाते हैं, बाकी बाहर शरीर से चले जाते हैं। तो जो फैट सोल्यूबल है वो अगर आप 10-15 दिन नहीं भी खाओगे तो भी आपका काम चलेगा, क्योंकि आपके शरीर में वो रहते हैं निखिल। लेकिन जो वाटर सोल्यूबल है वो हमने 1 हफ्ते भी नहीं खाया, 5 दिन भी नहीं खाया, तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे आ जाता है। अब देखिए इसमें 2 ही हैं जो मैंने बताया, बी और सी। अब बी क्या करता है?
खाने के डाइजेशन के प्रोसेस को सुव्यवस्थित करता है बॉडी में। तो अगर आपको एसिडिटी बनती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत ज्यादा गैस बनती है, अनडाइजेशन हो रहा है, तो समझ जाइए आपके शरीर में विटामिन बी की कमी है। बिल्कुल रामबाण इलाज है। इसलिए डॉक्टर जब कोई भी प्रिस्क्रिप्शन देता है तो आपने देखा होगा बीकासूर जरूर लिखता है, कहता है जी इससे गैस नहीं बनेगी, ये गैस की गोली है। इसके अलावा विटामिन बी का आपके ब्रेन सिस्टम पे बहुत काम होता है, नर्वस सिस्टम पे, हर चीज पे, आपकी नसों की इलास्टिसिटी पे। तो अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी है, उसको भी अपना विटामिन बी बढ़ाना चाहिए। विटामिन सी क्या करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी को बहुत जल्दी कोल्ड एंड कफ होता है, किसी को ज्यादा अस्थमा है, ईश्वर ना करे आपके सर्किल में, राइट, किसी को साइनोसाइसिस की प्रॉब्लम है, तो वहां पे वो अपने विटामिन सी, कोई हाई एलर्जेटिक है, किसी को डस्ट से एलर्जी हो रही है, किसी को खट्टे से एलर्जी हो रही है, विटामिन सी अपना बढ़ा दीजिए तो वो चीजें कंट्रोल रहेंगी। तो अब ये कैसे हम खाएं, तो लिख लीजिए आप। देखिए, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ना मंजू, वो जितना ज्यादा हम उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं वो भी डैमेज हो जाता है। मैं कई बार लोगों को मजाक में समझाता हूं कि भाई आदमी को अगर कुकर में बंद करके 3 सीटी लगा दें तो आदमी जिंदा रहेगा या मर जाएगा? किसी को डाउट है? सबको पक्का पता है मर जाएगा। पर आदमी को कढ़ाई में रख के फ्राई कर दें, डीप फ्राई, तो जिंदा रहेगा मर जाएगा? तो ज्यादातर हम सब्जियों के साथ क्या करते हैं? यही करते हैं, या तो बॉईल करते हैं या डीप फ्राई करते हैं। तो विटामिन बी और सी डैमेज हो जाते हैं। तो कैसे खाएं, लिख लीजिए, जिंदा खाना खाना है। अगली टिप लिखिए, जिंदा खाना। दिन में कम से कम 3 से 4 बार फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जरूर खाएं। चलिए आइए एक बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट पे आते हैं जिसको कहते हैं फाइबर, रेशेदार खाना। खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? राइट, क्या होता है फाइबर? क्या होता है फाइबर? क्या होता है? दत्ता साहब से पूछते हैं। दत्ता साहब, फाइबर क्या होता है? अनम्यूट कीजिए। मैं थोड़ा टीचर जैसा हूं, बच्चों से सबसे क्लास में पूछता रहता हूं। जी दत्ता साहब, फाइबर क्या होता है? फाइबर सब्जियों में ज्यादातर पाया जाता है, सब्जियों और सलाद में। हाँ बिल्कुल पाया जाता है, पर होता क्या है? सुना आपने? हाँ, फाइबर नाम तो सुना है। रेशेदार खाना, कितने लोगों ने सुना है रेशेदार खाना? रिश्तेदार का नाम, बिल्कुल राइट, बिल्कुल रेशेदार खाना। तो आप देखो, अच्छा मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में रोज झाड़ू लगती है? सबके हाथ उठा दो, आप देखो किसका नहीं उठा है। हाँ, सबका उठा है। राइट मंजू? अच्छा, एक भी दिन झाड़ू ना लगे तो गंदगी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो जिस घर में हम रहते हैं उसमें हम रोज 2 बार झाड़ू लगाते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे पेट में भी रोज झाड़ू लगनी चाहिए? हाँ कि ना? तो देखिए, ये जो रफेज होता है, जो रेशेदार खाना होता है ना दत्ता जी, ये क्या है? हमारे पेट का स्कॉच ब्राइट है, आप लिख लो, ये हमारे पेट का झाड़ू है। और आपके दिन में कम से कम 2 बार झाड़ू लगना पेट में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पेट की सफाई करता है। तो देखिए, आपको याद होगा बचपन में ये पिक्चर आपको कितने लोगों को नजर आ रही है? पिक्चर नजर आ रही है बचपन में सब लोगों को पता है क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है उपाध्याय जी। खाना खाते हैं, स्लाइवा मिलता है, खाना खूब चबा चबा के खाना चाहिए। कितने लोगों ने सुना है? क्योंकि जितना आप चबा के खाएंगे स्लाइवा मिलेगा, स्लाइवा से मिक्स खाना जितना जल्दी जाता है पेट में उतना जल्दी डाइजेस्ट होता है, क्योंकि वो हमारे एंजाइम्स को एक्टिव करता है स्लाइवा। तो जब वो एंजाइम्स मिलेंगे, खाना वहां से हमारी आंतों में आएगा, और आंतों से फिर अरबों रेशे होते हैं जो उस खाने में से पोषक तत्वों को मंजूर सोखते हैं और ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा एक पाचन तंत्र उपाध्याय जी काम करता है। लेकिन आप ये सोचो, इस आंतों को ना, इंटेस्टाइन को हम ऐसे सोच सकते हैं जैसे किचन में सिंक की नाली नहीं होती, पाइप होता है। अगर वो ब्लॉक हो जाता है निखिल, तो हम कैसे खोलते हैं? ड्रेनेक्स डाल देते हैं उसमें। वाइफ कहती है, मेरे से कहती है, मोनिका कई बार ड्रेनेक्स डाल देना आज रात को इसमें। जो लोग थोड़े कम पैसा खर्च करते हैं वो एसिड डाल देते हैं उसमें, है ना? एसिड डाल दिया। कुछ लोग गर्म पानी भी डालते हैं। हाँ कि ना? कितने लोग एग्री कर रहे हैं? एक बार मैं सहारनपुर में था, मीटिंग ले रहा था, वो कहते हैं जी वो तार डाल के दत्ता साहब खोल देंगे, तार डाल देंगे, तार से खुल जाएगा। अच्छा, आप सोचोगे अगर ये आंतों में ब्लॉकेज हो जाए हमारी, क्यों निखिल, ये आंतों में ब्लॉकेज हो गई, तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि निखिल और मैं दोनों रात को एसिड पी के सो जाए 2-2 ढक्कन, बोले भाई सुबह ठीक मिलेगा सर। अच्छा, जब वो आपका सिंक का पाइप बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है तो 100 रुपए में नया आ जाता है मंजू, 80 रुपए, 100 रुपए, 120 रुपए में, हाँ के ना?
लेकिन अगर ये इंटेस्टाइन का पाइप ब्लॉक हो जाए, दुनिया में किसी भी हॉस्पिटल में नया नहीं डल सकता। आप लिख लो ये बड़ा बड़ा। हमारी बॉडी का सेकंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है इंटेस्टाइन, इसलिए पेट का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। देखो आपका दिल बदल जाता है आजकल, लंग्स बदल जाते हैं, लीवर बदल जाता है, सुना है ना आपने, किडनी बदल जाती है, ट्रांसप्लांट हो जाती है ना। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट हो गया। और उसके लिए आपको दोस्तों केवल एक काम करना है कि उस फाइबर को खाना है रोज, जिससे आपकी पेट की सफाई होती रहे। फाइबर कभी भी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, जितना खाते हैं बाहर निकल जाता है, लेकिन ये पेट की सफाई कर देता है। 3 इंपॉर्टेंट काम करता है दत्ता साहब। पेट की सफाई करी, दूसरा क्या किया आप लिख लीजिए, मेटाबॉलिक रेट को स्लो करता है। तो जिन लोगों को डायबिटीज अगर है वो अपनी फाइबर की डाइट बढ़ा दें तो उनका शुगर कंट्रोल होने में हेल्प मिलेगी। तीसरा आपका वेट कम करता है। आप में से किसी को भी अपना वेट कम करना है तो अपनी फाइबर वाली डाइट बढ़ा दीजिए, आपका वेट कम हो जाएगा। तो अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए किन चीजों में फाइबर मिलता है। तो लिख लीजिए, सब्जियों में मिलता है, फलों में मिलता है, लेकिन दत्ता साहब सबसे ज्यादा मिलता है आटे के चौकर में। सबसे सुंदर सस्ता टिकाऊ जुगाड़ बता रहा हूं मैं आपको, आटे के चौकर के अंदर। तो जितना हो मोटा अनाज खाइए, आटे को छानिए मत, अपने आटे में थोड़ा चना, सोयाबीन, जौ मिलवाइए, राइट। साथ साथ दलिया जैसी चीजें, सत्तू जैसी चीजें, ओट जैसी चीजें, इनका इस्तेमाल करिए, आपका पेट हमेशा ठीक रहेगा। और ऐसा कहते हैं मध्य प्रदेश ठीक है तो पूरा शरीर ठीक है आपका। अब आइए एक सबसे कंट्रोवर्शियल चीज पे आते हैं निखिल, जिसको कहते हैं फैट। खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? फैट जरूरी है या नहीं है? निखिल क्या करता है फैट हमारे शरीर में? अनम्यूट करो। फैट क्या करता है हमारे शरीर में? कुछ शोर आ रहा है आपके यहाँ से। उपाध्याय जी से पूछते हैं। उपाध्याय जी, फैट क्या करता है? फैट क्यों जरूरी है हमारे शरीर में? अनम्यूट करिए। ऐसा पैसा सवेरे बताइए तो हम भेज देगा, ठीक है? क्या है अच्छा फैट जो होता है वो बॉडी को हेल्प करता है, ग्रीजिंग करता है। ग्रीसिंग करता है, वेरी गुड, एक बढ़िया क्लैपिंग कर देंगे। देखिए फैट के बारे में बहुत ज्यादा मिसगाइड किया गया है हमें आज की डेट में, बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है, जबकि फैट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हमारे शरीर में फैट की जरूरत नहीं होती तो भगवान डालते ही क्यों जरूरी है पहले ये समझते हैं। देखिए हमारी बॉडी का ब्रेन जो है ना, ब्रेन 70% फैट है दोस्तों, लिख लीजिए 70%। ये जो आजकल हमारी याददाश्त वीक हो रही है, ये जो आजकल हमें डिप्रेशन हो रहा है, ये जो आजकल हमें नींद नहीं आती है, समझ जाइए आपके शरीर में फैट की कमी है। कौन से फैट की बाद में बात करेंगे। फैट आपकी बॉडी का कुशनिंग है, आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, राइट। आपको ईश्वर न करे आप कभी गिर जाएं तो आपके ऑर्गन्स को कौन बचाएगा? फैट ही बचाता है ना। तीसरा जो बताया उपाध्याय जी ने, आपकी बॉडी में जितनी भी इलास्टिसिटी है, ये जो मेरी बॉडी मूव कर रही है, ये जो मेरे जॉइंट्स मूव कर रहे हैं, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फैट है। मेरी बॉडी का रेफ्रिजरेटर स्टोरेज कहाँ हो रही है? फैट के अंदर हो रही है। लेकिन फैट में प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप लिख लो, 1 ग्राम फैट आप खाते हो तो 9 कैलोरीज मिलती हैं आपको। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फैट की। यानी कि अगर मंजू ने एक टिक्की खाई तो मंजू लगभग 300 कैलोरी मिल गई, एक समोसा खाया तो 400 कैलोरी मिल गई आपको। अब आप सोचो कभी हमारे यहाँ मेहमान आ जाते हैं तो हम उसे पहले तो 2 समोसे खिला देते हैं, फिर साथ में एक बड़ा कप चाय पिलाते हैं या पेप्सी पिलाते हैं, और फिर बाद में उसके लिए हमने मटर पनीर भी बना के रखा होता है। तो बेचारा जब मेहमान आता है उसे 2000 कैलोरी लेके भेजते हैं हम, है ना, राइट। तो ये एक बड़ा बड़ा चैलेंज है। तो इसीलिए फैट को थोड़ा समझना है हमें। तो जैसे उपाध्याय जी ने एक बड़ा अच्छा शब्द यूज किया कि अच्छा वाला फैट। तो देखिए दोस्तों, 2 तरीके का फैट होता है, एक होता है गुड फैट और एक होता है बैड फैट। गुड वाला आपको खूब खाना है, बैड वाला नहीं खाना है।
और दोस्तों गुड़ वाले से भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। गुड़ वाले में थोड़ा और समझना पड़ेगा कि गुड़ वाले में 2 तरीके का फैट होता है, एक होता है ओमेगा 3 और एक होता है ओमेगा 6। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें ज्यादातर हम ओमेगा 6 खा रहे हैं, लेकिन हमें रिवर्स करना है, हमें ओमेगा 3 ज्यादा खाना है, ओमेगा 6 नहीं खाना है। आप पूछेंगे सर ये दोनों गुड़ वाले हैं तो दोनों में प्रॉब्लम क्या है, तो लिख लीजिए आप, इनका जो रेशो है ना शरीर का हमारा दोस्तों, वो रहना चाहिए 1:6। लिख लीजिए 1:6, यानी 1 भाग हम ओमेगा 3 खाएं तो 6 भाग ओमेगा 6 खा सकते हैं। लेकिन आजकल की जो डाइट है, जो हम रिफाइंड ले रहे हैं या जो और फैट खा रहे हैं मार्केट में, उससे हो क्या रहा है कि ये रेशो हमारी 1:60-70 हो गई है। यानी हम ओमेगा 3 बिल्कुल नहीं खा रहे हैं और ओमेगा 6 बहुत ज्यादा खा रहे हैं। अब इससे गड़बड़ क्या होती है, ये बैलेंस अगर 1:6 बना रहे, अब आप लिख लीजिए, अगर ये 1:6 का बैलेंस बना रहेगा बॉडी में फैट का, गुड फैट में भी बता रहा हूं मैं आपको, बैड फैट तो छोड़ ही दीजिए बिल्कुल, तो ये आपके नर्वस सिस्टम को ठीक रखता है। तो अगर ईश्वर ना करे आपके सर्किल में किसी की याददाश्त वीक हो रही है, किसी को पार्किंसन हो रहा है ना, किसी को डिप्रेशन हो रहा है, आप उसका ओमेगा 3 बढ़ा दीजिए। किसी के जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो रही है, ओमेगा 3 बढ़ा दीजिए। किसी के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है, पलथी लगा के नहीं बैठ पाता, आजकल आप देखते होंगे लोग अगर एक ही पोस्चर में बैठ जाते हैं तो बहुत अकड़ जाती है बॉडी, हाँ कि ना, देखा है ना, कितने लोगों ने देखा है ऐसा, अकड़ जाती है। तो ओमेगा 3 बढ़ा दीजिए। आपकी आईज में अगर जलन हो रही है, ओमेगा 3 बढ़ा दीजिए। ठीक है, एक बहुत 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 बड़ा रोल होता है दोस्तों ओमेगा 3 का, आपकी स्किन में ग्लो लेके आता है। लेडीज के लिए अच्छी न्यूज है, ओमेगा 3 खाएंगी तो स्किन शाइन करेगी आपकी, हेयर शाइन करेंगे आपके। आपको आईज में अगर जलन हो रही है, मैंने बताया ओमेगा 3 बढ़ा दीजिए। राइट दोस्तों, अगर किसी को माइग्रेन है, किसी को सर्वाइकल है, ओमेगा 3 बढ़ा दीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी नसों में आपकी। आपने देखा होगा माइग्रेन में डॉक्टर ये कहेगा कि नसों में ना आपके तनाव आ गया है, ओमेगा 3 बढ़ा दीजिए। किसी की फर्टिलिटी, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, फर्टिलिटी इंप्रूव करानी है आपको, ओमेगा 3 बढ़ा दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कोई लेडी कंसीव करने के प्रोसेस में है, ओमेगा 3 बढ़ाइए, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर बेबी उसने कंसीव कर लिया है तो बच्चे के ब्रेन के टिश्यूज के डेवलपमेंट के लिए ओमेगा 3 मम्मी की बॉडी में होना चाहिए, ब्रेन के टिश्यूज बहुत हेल्दी डेवलप होंगे। तो ये तो मैं बोलता हूं आप में से हर व्यक्ति को ओमेगा 3 खाना चाहिए आज की डेट में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने थोड़ी बात की, अब पता चले कि किन चीजों में मिलता है ओमेगा 3। तो लिख लीजिए, अलसी में मिलता है, अखरोट में मिलता है, ऑलिव ऑयल के अंदर होता है, मस्टर्ड ऑयल में होता है, सरसों के तेल में होता है, और अगर आयुर्वेदिक पद्धति से बना हुआ गाय का घी मिल जाए आपको, यानी दूध से दही, दही से मक्खन और मक्खन से घी, मार्केट वाला नहीं, तो उसमें भी अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 होता है। वो आप आराम से 1-2 चम्मच खा सकते हैं रोज, ये नहीं कि आधा चमचा खाना है, पर 1-2 चम्मच खा सकते हैं आप आराम से। ठीक है, क्या अवॉइड करना है, रिफाइंड अवॉइड करिए। ठीक है, चीज जो आप पिज्जा पे खाते हैं, ब्रेड में खाते हैं, उसको अवॉइड करिए, बहुत बैड फैट होता है। चलिए दोस्तों, आज के लास्ट एलिमेंट, कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं, मुश्किल तो नहीं लग रही, सिर के ऊपर से तो नहीं जा रही। चलिए आज के लास्ट एलिमेंट पे आते हैं दोस्तों। मंजू, इसको कहते हैं हम फाइटोन्यूट्रिएंट। फाइटोन्यूट्रिएंट, फाइटोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं दोस्तों, थोड़ा सा नया शब्द है। कितने लोगों ने सुना है कि फल को छिलके के साथ खाना चाहिए? शुक्ला जी से पूछेंगे, मनोज शुक्ला जी से। शुक्ला जी, भगवान जी ने छिलका क्यों लगाया फल के ऊपर? अनम्यूट करिए। बिना बात टेंशन है, मिसेज शुक्ला रोज छीलती होंगी सब्जी को, छिलका क्यों लगाया भगवान ने? इतनी टेंशन दे दी, फल भी छील के खाने पड़ते हैं, सब्जी भी छीलनी पड़ती है। जी, छिलकों में पोषक तत्व होते हैं सर। छिलकों में ही पोषक तत्व होते हैं जी। तो अंदर क्या होता है? सब्जी के अंदर भी तो पोषक तत्व होते हैं। लगाया क्यों भगवान ने छिलका? पोषक तत्व खिलाना चाह रहे थे इसलिए। अच्छा, अगर आप अपनी सब्जी को
छील कर रख दें तो खराब हो जाएगी या 3-4 दिन तक ठीक रहेगी? खराब हो जाएगी सर। और अगर छिलके के साथ रहती है तो 3-4 दिन चल जाती है। जी सर। राइट, बहुत बढ़िया। तो देखिए, छिलके के अंदर कुछ ऐसी चीज होती है जो फल की और सब्जी की रक्षा करती है। समझ में आ गया? अगर हम छिलका उतार के रख देते हैं तो एकदम खराब हो जाती है। तो जब साइंटिस्ट ने छिलके के ऊपर काम करना शुरू किया तो मनोज जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि उसमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, फाइबर मिलता है, विटामिन मिलते हैं। बट मजेदार चीज ये रही, मंजू के बहुत सालों तक साइंटिस्ट की एक चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं गया, और वो था किसी भी फल का और सब्जी का कलर, उसका रंग। आप देखते हैं किसी भी फल का और सब्जी का जो ज्यादातर रंगीन वाला हिस्सा होता है वो छिलके के अंदर होता है नहीं होता है? जी। अंदर कलरफुल कम होगा, बाहर ज्यादा होगा। तो जी। साइंटिस्ट ने ये देखा कि ये जो किसी भी फल पे और सब्जी पे जो खास तरीके का रंग आता है, जो कलर आता है, वो जिस चीज की वजह से आता है उसको नाम दिया गया फाइटोन्यूट्रिएंट। लिख लीजिए आप, फाइटोन्यूट्रिएंट। और साइंटिस्ट ने ये बताया आज की डेट में कि विटामिन और मिनरल से भी ज्यादा, एंटीऑक्सीडेंट से भी ज्यादा जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है वो होते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी आपके घर में ना आए किसी को? तो ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं इनका एक सबसे बड़ा रोल होता है दोस्तों, लिख लीजिए, ये एंटी कैंसर बॉडीज बनाते हैं हमारे शरीर के अंदर। साइंटिस्ट ने उपाध्याय जी ये बताया कि हर खास तरीके के रंग का हमारे बॉडी के ऑर्गन पे अलग अलग तरीके का प्रभाव पड़ता है। देखा ये गया कि जो लोग रेड कलर की चीजें खाते हैं उनका हार्ट की हेल्थ बड़ी अच्छी रहती है। ये देखा गया कि जो लोग पर्पल कलर की चीजें खाते हैं उनका जो लीवर है, उनका जो किडनी है वो बड़ी अच्छी रहती है। देखा गया जो लोग ग्रीन कलर की चीजें खाते हैं उनका ब्रेन बड़ा अच्छे से काम करता है, उनकी आईसाइट बड़ी अच्छी होती है। तो साइंटिस्ट ने मोटे तौर पर यह बता दिया कि हमें कम से कम 8 से 10 कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रोज खाने चाहिए। तो आज की आखिरी टिप लिख लीजिए दत्ता साहब, कि सस्ता खाना है, महंगा नहीं खाना। कैसे मिले ये भरपूर मात्रा में हमें? तो सस्ता खाना है, महंगा नहीं खाना। इसका क्या मतलब है? संजय जी बताएंगे, संजय शुक्ला जी। संजय जी, इसका क्या मतलब है? महंगा खाना है। संजय शुक्ला अनम्यूट करिए। इसका क्या मतलब है? सस्ता खाना है, महंगा नहीं खाना। अनम्यूट करिए, पहले अनम्यूट करो। संजय, इसका क्या मतलब है? सस्ता खाना है, महंगा नहीं खाना। मैं एक बार इंजीनियरिंग कॉलेज में क्लास ले रहा था संजय, तो यंग बच्चे मुझे कहते हैं उपाध्याय जी सर समझ गए, ठेले पे खाना है, महंगे होटल में नहीं खाना। तो इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, सीजनल चीजें खानी है दोस्तों, नॉन सीजनल नहीं खानी है। देखिए आजकल एक फैशन सिंबल बन गया है कि जब हम सब्जी लेने जाते हैं, जब हम फल लेने जाते हैं, तो जितना महंगा लेके आते हैं सोचते हैं उतना बढ़िया है। और यही सबसे बड़ी बीमारियों की जड़ है। एक तो आजकल हमें पता ही नहीं चलता मंजू के सीजनल क्या है, नॉन सीजनल क्या है। आपको याद होगा जब हम छोटे थे, गोभी जो है सर्दियों में ही आती थी और तोरी जो है वो गर्मियों में ही आती थी। लौकी भी आजकल आप पूरे सीजन लौकी ले सकते हैं, हाँ के ना? क्योंकि क्या हो गया है कि देखिए जिस क्लाइमेट में उगी हुई सब्जी है, जिस भौगोलिक परिस्थिति में, जिस क्लाइमेट में हम उस सब्जी को उगा रहे हैं, अगर हम उसी क्लाइमेट में उगी हुई सब्जी उसी क्लाइमेट में खाएंगे तो वो हमारे शरीर में उस सीजन से रोगों के लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगी। लेकिन अगर हम डिफरेंट क्लाइमेट में उगी हुई चीज डिफरेंट क्लाइमेट में खाएंगे, आज उपाध्याय जी सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई है कि कोल्ड स्टोरेजेस में सब्जियां रखी रहती हैं, फ्रिज में भी 5-5, 6-6 दिन रखी रहती है। ट्रांसपोर्टेशन इतना स्ट्रांग हो गया है कि केरला की कटहल आपको दिल्ली में मिल जाती है अगले दिन, आप समझ रहे हैं, और राजस्थान की चीज आपको जो है वो उड़ीसा में मिल जाएगी। तो हमें कैसे फाइंड आउट करें? कंफ्यूजन बहुत है। एक पूरी नई पीढ़ी आ गई है, उसे पता ही नहीं है सीजनल क्या है, नॉन सीजनल क्या है। तो तरीका क्या है? जो सबसे सस्ता है वो खाइए, वो सीजनल होगा और वो आपके शरीर को बढ़िया रखेगा। तो दोस्तों आज हमने इन 7 एलिमेंट के बारे में आपसे समझा। कितने लोगों को समझ में आया? हमने पानी के बारे में समझा। देखिए
सारा समझाना पॉसिबल नहीं है, इसमें से एक एक एलिमेंट 2-2 घंटे ले जाता है कई बार समझने में, पर मैंने थोड़े में आपको बताने की कोशिश करी। पानी कब पीना चाहिए? सुबह। कार्बोहाइड्रेट कब नहीं खाना चाहिए? रात को तो बिल्कुल मंजू अवॉइड करना चाहिए। प्रोटीन आप पूरे दिन खा सकते हैं, सुबह खाएंगे तो पूरे दिन एनर्जी रहेगी। विटामिन और मिनरल में हमने खासकर विटामिन बी और सी की बात करी, जो पेट के लिए और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए है। फाइबर पेट का झाड़ू है। फैट में हमने ओमेगा 3 की बात करी, और फाइटोन्यूट्रिएंट्स की हमने बात करी कि एंटी कैंसर बॉडीज ये बनाता है दोस्तों। तो अब ये सारी चीजें हम कैसे बैलेंस करें? छोटे में मैं बता देता हूं, ये व्हील आपको नजर आ रहा होगा कि अगर आपको 2000 कैलोरी चाहिए तो उसमें से 50% हम लीजिए फैट, जो कार्बोहाइड्रेट से, 40% प्रोटीन से और 10% लीजिए फैट से। तो समझ जाइए कि आपका खाना बैलेंस होगा अशफाक जी, ठीक है। लेकिन अब आज की डेट में चैलेंज क्या है? अब मैं अपनी बात आपसे ऑलमोस्ट कर चुका हूं, मैं केवल 10 मिनट लूंगा आप सब लोगों के। अब देखिए चैलेंजेस क्या हैं आज की डेट में। खाने में फाइबर नहीं है, रेडीमेड आटा ले रहे हैं, उसको भी छान के खा रहे हैं। स्टोर एंड प्रोसेस फूड हम बहुत खाते हैं आज की डेट में, राइट। कोल्ड स्टोरेज में सब्जियां रखी हुई हैं, प्रोसेस फूड, बिस्किट, नमकीन, इस तरीके की चीजें, मैगी ज्यादा यूज करते हैं। लैक ऑफ वैरायटी बहुत है इंडिया के खाने में। हमारे यहाँ एक अच्छी बात है कि आज भी 80% परिवार जो है वो कंबाइंड फैमिली है। अब देखिए मेरे घर की बात करता हूँ, आप अपने अपने घर के बारे में देख लीजिए। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा हैं, हम उन्हीं के साथ रहते हैं, राइट। तो वो 75 साल के हो रहे हैं अभी, मम्मी 74 की हैं, पापा 75 हैं, मैं 48 का हो गया हूँ, मेरी वाइफ जो है वो 45 की है, मेरे जो बच्चे हैं वो 11th में हैं, राइट, और मेरी जो बेटी है वो अभी 6th क्लास में है। अब 3 पीढ़ियां रहती हैं एक साथ। अभी 2 साल पहले तक मेरी दादी भी रहती थी, वो 96 की थी, तो हम 4 पीढ़ियां रहते थे। लेकिन कई बार नाश्ते में पोहा बन जाता है, सब वही खाते हैं, जबकि तीनों पीढ़ियों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। आलू के पराठे बन जाएंगे, वही खाएंगे, हाँ कि ना? कितने लोग एग्री कर रहे हैं? तो वैरायटी ऑफ फूड नहीं है हमारे यहाँ। फूड विद एम्प्टी कैलोरीज मंजू, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें हम ज्यादा यूज करते हैं, लिमिटेड कंजम्पशन है। दुनिया में सबसे ज्यादा दत्ता साहब नमक और चीनी हम इंडियंस खाते हैं। वे ऑफ कुकिंग, ओवर कुकिंग, तड़का लगा दीजिए भाई, चावल को फ्राई कर दीजिए, शाम के समय दाल में तड़का लगाइए, ठीक है। फास्टिंग, डाइटिंग, मील स्किपिंग, ठीक है। और क्या है? खाली बैठे हैं तो चाय पी लें, हाँ कि ना? और उपाध्याय जी जितनी बेदर्दी से हम चाय बनाते हैं दुनिया में कोई नहीं बनाता। इतनी उबालते हैं कि दूध का प्रोटीन खत्म और चाय के एंटीऑक्सीडेंट खत्म। फ्रूट्स खाते नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ ग्रीन टी का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, और डीप वाली चाय तो कोई पीता ही नहीं है। हमें तो वही चाहिए, उबाल के बनाई हुई बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास वाली। पानी भी कम पी रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि देखिए तीनों जनरेशन्स में, चाहे बच्चे हैं, चाहे एडल्ट हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, उनको हेल्थ चैलेंजेस, जिससे हमने शुरू की थी बात आज, वो आ रहे हैं। अगर मैं बच्चों की बात करूं मंजू, तो देखोगे बच्चे आजकल 2 ही तरीके के हैं, या तो बहुत खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते। कितने लोग एग्री करेंगे? मैं अपने घर में बता देता हूं, मेरा बेटा जो है वो ओवर ईटिंग करता था जब छोटा था, अब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन और बेटी बिल्कुल नहीं खाती थी। तो हमें याद था जब हम उपाध्याय जी कहीं बाहर जाते थे घूमने, तो हम अपने बेटे को ब्रेकफास्ट में ये कहते थे कि भाई लंच भी मिलेगा और डिनर भी मिलेगा, और बेटी को हम ये कहते थे ब्रेकफास्ट में कि ना तो लंच मिलेगा ना डिनर मिलेगा, इसलिए अभी खा ले जो भी खाना है तेरे को। तो दोनों का बिल्कुल अलग सिस्टम था। तो बच्चे या तो ओवर ईटिंग करते हैं या बिल्कुल नहीं खाते। या मंजू आज की डेट में आप देखोगे बच्चे कैसे होते हैं, या तो हाइपर एक्टिव हैं या बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। तो बच्चों में ना अनइवन ग्रोथ है। आजकल बच्चों में मेंटल प्रेशर भी बहुत है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। और एक जो बड़ी चैलेंज वाली बात है, बच्चों की ईटिंग हैबिट्स बहुत खराब है। मुझे याद है उपाध्याय जी, मैं एक बार बहुत पहले सहारनपुर में मीटिंग ले रहा था, तो 20 साल हो गए। तो एक सज्जन थे, मैंने पूछा भी आपका बच्चा दूध पीता है? बोले जी हाँ पीता है, शाम को एक थप्पड़ के साथ पीता है। यानी बच्चों को दूध पीने की आदत नहीं है। अच्छा, अगर मैं एडल्ट लोगों की बात करूं तो आप देखेंगे उनके ऊपर कैरियर का प्रेशर होता है, बिजी बहुत रहते हैं, लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, नई नई शादी होती है, लेडीज की फैमिली आप देखेंगे भाई वो उनके अलग प्रेशर होते हैं कि क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चे होते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो उनके अलग प्रेशर चल रहे होते हैं और वो बड़े लापरवाह भी होते हैं। आप देखेंगे 30 से 40 साल की उम्र में हम सेहत के प्रति सबसे ज्यादा लापरवाह होते हैं। और अगर मैं बड़ी एज के लोगों की बात करूं
तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, एब्जॉर्प्शन पावर कम हो जाती है, इमोशनली भी वो वीक हो जाते हैं, हार्ड वर्क भी नहीं कर सकते। तो सब लोगों को कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं। अब आप कहेंगे अमरीश जी आप 1 घंटे से ये इतनी लंबी बात हमें समझा क्यों रहे हो, पर्पस क्या है आपका समझाने का, ये भी तो बताओ, है ना। मंजू तो थक गई है सुनते सुनते मेरी बात। तो अब मैं थोड़ा इसको कंक्लूड करता हूं मंजू, कि देखिए लाइफ जीने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि जैसा चल रहा है चलने दे, जब कुछ होगा तो देखा जाएगा। सही बात है ना। हम में से ज्यादातर भारतीय क्या सोचते हैं, है ना, हम लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि भाई अभी तो मैं ठीक हूं, अमरीश जी अभी इतना क्यों समझा रहे हैं, जब मैं बीमार पड़ूंगा तब देखेंगे। हाँ कि ना, कितने लोग एग्री करते हैं। अचानक जिंदगी जीते जीते 35-40 साल की उम्र में आप किसी दिन जाके अपना टेस्ट कराते हैं और आपको सुप्रिया ये पता चलता है, डॉक्टर ने बताया जी आपको तो थायराइड है। अब आप सोचेंगे सर क्या करें, बोले कोई बात नहीं, थायराइड की एक टैबलेट ले लो। फिर 2-3 साल बाद अगर आपको थायराइड है तो ये पक्की बात है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो 4-5 साल बाद आपको कहीं ना कहीं बीपी भी होगा। तो फिर बीपी हो गया तो डॉक्टर ने कहा भाई अब क्या करें, बोले कोई बात नहीं अब आप बीपी की भी एक टैबलेट ले लो। फिर डायबिटीज भी हो गई। तो आप देखते होंगे 40-45 साल के ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे अपने आसपास में जो 2-3 बीमारियों की दवाई रेगुलर ले रहे हैं। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है। तो एक तो तरीका यह है कि दोस्तों जैसा चल रहा है चलने दें, बीमार पड़ेंगे तब हम ट्रीटमेंट कराएंगे। एक तरीका जीवन जीने का क्या है मंजू उपाध्याय जी, एक तरीका जीवन जीने का ये है कि आप सब लोग अपने घर में, मुझे थोड़ा बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में दरवाजे लगे हुए हैं। थोड़ा इजी तरीके से बताता हूं मैं। दरवाजे हैं, कभी ऐसा हुआ है आपके दरवाजे में आवाज आई है, आप दरवाजा खोलते हैं और आवाज आ जाती है, हुआ है ऐसा, कितने लोगों के साथ हुआ है। अलमारी में दरवाजे में आवाज आ गई, तो आप में से कई लोग उस जब आवाज आती है तो उसमें थोड़ी ऑयलिंग कर देते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं, तेल डाल देते हैं तो आवाज चली जाती नहीं चली जाती। और फिर ऐसा होता है कि 2-3 साल बाद शुक्ला जी फिर से आवाज आती है, आप फिर से ऑयल डाल देते हैं, जो समझदार लोग होते हैं तुरंत। अच्छा जो थोड़े लापरवाह होते हैं वो अवॉइड करते रहते हैं मंजू, और वो नहीं डालते उसमें तेल, तो थोड़े दिन बाद आवाज बढ़ जाती है या कम हो जाती है, कितने लोग मानते हैं कि बढ़ जाती है। अब जो थोड़ा कम समझदार है, जब ज्यादा आवाज आएगी तो वाइफ भी डांटेगी, वो डाल देगा उसमें ऑयल। लेकिन कुछ ऐसे लापरवाह होते हैं वो डालते ही नहीं, और थोड़े दिन बाद वो कब्जा जो है थोड़ा थोड़ा ढीला हो जाता है। कितने लोगों ने देखा है ऐसे। कई बार आपके गेट के मेन डोर पे बहुत होता है ऐसा, बहुत आवाज आने लग जाती है, और एक दिन आखिरकार वो दरवाजा जवाब दे देता है और वो उखड़ जाता है कब्जा आपका और दरवाजा लटक जाता है। होता है नहीं होता, कितने लोगों के साथ होता है। आप कोई बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आपने अपने आसपास में कुछ बड़ी एज के लोग ऐसे देखे होंगे कि जिनके वो नी जो है वो बाहर की तरफ बेंड कर जाते हैं, मुड़ जाते हैं, और वो वही व्यक्ति होता है जिसके शायद 10 साल पहले या 15 साल पहले वो घुटने में आवाज आई थी, जैसे उस दरवाजे में आवाज आई थी। और अगर वो उस समय वो उसकी ऑयलिंग कर लेते ठीक से तो इस हालत तक नहीं आना पड़ता। दोस्तों मैं आपसे केवल यही कह रहा हूं कि अगर हमारा शरीर को आज हम ध्यान से देखें तो शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सिम्टम आते हैं। ऐसा तो नहीं कि लगातार मुझे सिर दर्द हो रहा है बात बात पे, ऐसा तो नहीं मुझे अक्सर एसिडिटी रहने लग गई है, ऐसा तो नहीं है मुझे कमर में सुप्रिया शाम होते होते दर्द हो जाता है, ऐसा तो नहीं मेरी एड़ी में अक्सर दर्द होने लगा है, मेरे घुटनों से आवाज आने लग गई है। ये सारे कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं दोस्तों जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे शरीर में कोई डेफिशिएंसी है। तो एक तरीका ये है हम उस डेफिशिएंसी को अवॉइड करते रहें और आखिरकार बीमार पड़े और दवाई खाएं। और एक तरीका ये है दोस्तों, मैंने 1 घंटे आपको इतना डिटेल में इसीलिए बताया कि अगर आपके शरीर में कोई डेफिशिएंसी हो रही है तो काफी कुछ 70-80% अपने खाने पीने की आदतों को समझें, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, और उस डेफिशिएंसी को रिकवर करें। लेकिन आज हम जिस तरीके की भौगोलिक परिस्थितियों में रह रहे हैं,
जिस तरीके से हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आ चुके हैं, कई बार ध्यान देने के बाद भी हम खाने से केवल इसको रिकवर नहीं कर सकते, तो दुनिया में कॉन्सेप्ट आता है एक एक्स्ट्रा सपोर्ट का, आप ले सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फूड सप्लीमेंट्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स दोस्त। लेकिन चूंकि इतना डिटेल में मैं लोगों के साथ इसीलिए बात करता हूं, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि ये जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं उपाध्याय जी, मंजू, ये सब टैबलेट की फॉर्म में ही आते हैं। और जब मैं लोगों के साथ बात करता हूं तो लोग ये कहते हैं जी ये तो शायद दवाइयां हैं, मैं ये क्यों खाऊं, मुझे तो नहीं है जरूरत। तो मैं आपको बस यही बता रहा हूं अगले 5 मिनट के, देखिए दवाइयों में और फूड सप्लीमेंट्स में बहुत फर्क होता है। दवाइयां वो होती हैं जो हम बीमार पड़ जाते हैं तब खाते हैं, लेकिन फूड सप्लीमेंट उपाध्याय जी वो होते हैं जो हम खाएंगे तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। दवाइयां जो होती हैं वो फैक्ट्री में बनाई जाती हैं, केमिकल से बनाई जाती हैं, लेकिन फूड सप्लीमेंट चूंकि ऑर्गेनिक होते हैं तो ये पेड़ पौधों से बनाए जाते हैं। और जो भी चीज पेड़ पौधों से, प्लांट एक्सट्रैक्ट से बनाई जाएगी, उसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। केमिकल वाली चीजों का बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है, और इसीलिए आपने सुना होगा एलोपैथिक दवाइयों के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। मैं आपको बताऊं, अपना अनुभव बता देता हूं। मैं जब ग्रेजुएशन में था तो मेरे को ब्रेन क्लॉटिंग हो गई थी, फिट आया था, और मुझे आज भी अच्छे तरीके से याद है कि डॉक्टर ने जब मेरा कैट स्कैन किया, क्लॉटिंग आई, तो मुझे जैन रिटार्ड दिया उन्होंने। एक दवाई आती थी जैन रिटार्ड, आप में से जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी के होंगे उनको पता होगा। तो 3 साल मुझे वो दवाई लगातार खानी पड़ी, और उससे लगातार उसके अगले 10 से 12 साल मुझे लगातार मेरी बॉडी में ईचिंग की प्रॉब्लम रही। साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं दवाइयों के, लेकिन जो भी चीजें नेचुरल होंगी उनके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। तो मुझे आप ये बताइए कि अगर कभी आपको मौका मिले तो आप नेचुरल चीजें प्रेफर करेंगे, बिना साइड इफेक्ट वाली चीजें प्रेफर करेंगे, या सिंथेटिक चीजें? कितने लोग नेचुरल चीजें पसंद करेंगे? लेकिन कई बार ये हमें ऐसे समझ में नहीं आता है, तो मैं एक छोटा सा मिथिलेश जी से डेमो करवाऊंगा यहाँ पर, जिसमें हम ये समझेंगे कि जो सिंथेटिक चीजें हैं और जो नेचुरल चीजें हैं, दोनों में क्या फर्क होता है। आई एम ऑलमोस्ट डन, राइट? तो मैं यहाँ पे मिथिलेश जी को बुलाऊंगा और वो हमें एक छोटा सा डेमो दिखाएंगे और बताएंगे कि नेचुरल चीजों में और सिंथेटिक चीजों में क्या फर्क होता है। ओवर टू मिथिलेश जी नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा सेशन हम लोग आज सुन रहे हैं और उस पर रियलाइज भी कर रहे हैं। हम आपके सामने विटामिन सी का डेमो दिखाएंगे। और अभी आप आयरन वाला दिखाइए मिथिलेश, बस आयरन वाला। अच्छा, मुझे लग रहा है मैंने आउट ऑफ सिलेबस बोल दिया मिथिलेश को। क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन आ गया जिसकी उन्होंने तैयारी नहीं की थी। एक ही मिनट, तैयार हो आ जाएंगे वो भी, एक सेकंड वेट करते हैं। ये विटामिन सी प्रिपेयर था, बट सारा डेमो मेरे पास है। कोई बात, आई नो जी। हम आप लोगों के सामने ना, अभी सर का आदेश हुआ कि आप आयरन का डेमो दिखाइए। तो हमारे पास मार्केट का आयरन है फिफाल जेट, जो ग्लैक्सो कंपनी का बना। मैं दिखाई दे रहा हूँ? ये दिखाई दे रहा है भैया? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे से थोड़ा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ये ग्लैक्सो कंपनी का फिफाल जेट है, और ग्लैक्सो आपको पता है कि एक इंटरनेशनल कंपनी है। आप नाम मत लो मिथिलेश, लड़ाई हो जाएगी बाद में। और मैं आपको सच बताऊं, और इसका दाम आज के डेट में 12 रुपए के करीब है। बहुत बड़ा अंतर आता है जब हम बात करते हैं अपने प्रोडक्ट की। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो समझ रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट महंगे होते हैं। आप बिलीव करिए, जो हमारा आयरन है वो 90 टैबलेट आता है लगभग 900 रुपए का। वो 10 रुपए का एक टैबलेट हुआ, और ये आयरन है लगभग 12 रुपए का। और मैं आपको इसकी स्थिति दिखा रहा हूं। आपके सामने ये चुंबक है और ये आयरन है, और मैं जब इसको इसके पास ले जा रहा हूं तो आप देख रहे हैं, आपको पता है कि चुंबक किसको अटैक करता है। अब अल्टीमेट आप एक चीज देखिए कि इसमें है क्या। अनम्यूट करो मिथिलेश, म्यूट हो गए हो आप भैया
अभी मैं आपको बता रहा हूं, आप देखें प्लीज इसमें क्या डाला गया है। आप ना थोड़ा सा, ये हाथ दिखाई दे रहा है अन्ना का, एक सेकेंड, अभी आपको दिखाई देगा। आप ये देखिएगा, ये मैग्नेट है और ये आयरन को हमने निकाला, और आप देख रहे हैं धीरे 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 करके ये आयरन किस तरीके से इसमें आ गया। और ये ग्लैक्सो कंपनी का फिफाल जेड, मैं आपको रियली बताऊं, लोग मार्केट में खाते हैं और लोग खिलाते हैं। आप बिलीव